थे, लेकिन इनको पता नहीं है कि इसके गले में जो ये लॉकेट है, इस वजह से ये इस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिक कास्टर और तो और डीमन गॉड बनने वाला है। वेल, ऐसा कैसे होगा, चलिए इसकी स्टोरी देखते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर मो फैन का जो सिटी होता है, जिसका नाम होता है बो सिटी, वो सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। उसके अंदर सारे के सारे मॉन्स्टर्स आ गए होते हैं और वहां पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हर एक चीज को तोड़ दिया होता है और बहुत सारे लोगों की जान भी ले ली होती है। उसी के साथ साथ इनके सिटी का सबसे पावरफुल बंदा जो कि होता है हमारा किकिगा चैड ऑफिसर, वो जाके लड़ता है ये लेवल 3 वाले बॉस से। लेकिन उसके बाद इनके फाइट में क्या होता है वो हमें इन लोगों ने नहीं दिखाया। हम लोग को इन लोगों ने इस सीजन के स्टार्टिंग में दिखाया है कि मो फैन अपने फैमिली के साथ एक ट्रेन में दूसरे सिटी में जा रहा होता है और वो बोलता है कि हमारी वो सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहां पे अभी इंसानों के रहने लायक जगह नहीं बची है, इसीलिए हम लोग ये पास वाले सिटी में जा रहे हैं और वहां जाके वहां के नए स्कूलों में एडमिशन लेने की बात करूंगा। तभी मो फैन बोलता है कि वो जिस दुनिया से यहाँ पे आया है उस दुनिया में साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैजिक ये सब इतनी बड़ी बात नहीं है वहां पे। तभी इसके पीछे एक बंदा सुनता है, बोलता है कि देखो हमारी दुनिया में मैजिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैजिक की वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मो फैन उससे पूछता है कि आप सर कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं ये पासी की सिटी में, जिस सिटी में तुम जा रहे हो, वहां के सबसे बड़े स्कूल का टीचर हूँ। तो ये सुनने मो फैन बोलता है कि सर मुझे भी उस स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो वहां पे कुछ तरीका है क्या घुसने का? तो ये बोलता है कि बेटा तुम हाथ जोड़ के भी कुछ भी करो, तुम्हें ये चीज नहीं करने मिलेगी, क्योंकि हमारे स्कूल में हर साल हजारों बच्चे एडमिशन लेने आते हैं और उसमें से गिने चुने लोगों को ही एडमिशन मिलता है। तो तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, तुम्हारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है और तुम तो एक छोटे से बो सिटी नाम की जगह से आते हो जहाँ पे कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग मेज है ही नहीं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन की फैमिली को इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट दे दिया होता है इस एरिया के लोगों ने, क्योंकि इन लोग का जो सिटी होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो ये लोगों ने अपने आप से चैरिटी करने के लिए इन लोग को एक रूम दिया होता है। तो यहाँ पे मो फैन अपनी बहन और अपने फादर के साथ रहता है। वहां पे वो अपनी बहन से बात करता है कि तुम भी अभी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने मैजिक अकेडमी में घुस जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे पैर को ठीक करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं तुम्हें एक मैजिकल आर्मर दूंगा जिससे तुम्हें विंग्स मिल जाएंगे। तो ये सुन के उसकी बहन थोड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन अपने रूम में बैठ के अपने स्टार चार्ट के ऑर्बिट्स को जोड़ने की बात करता रहता है। वो बोलता है कि मुझे इन ऑर्बिट्स को जोड़ के रखना है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं अभी नेबुला लेवल पे पहुंच चुका हूं, तो मुझे अपने मैजिक को और अपग्रेड करने में तकलीफ हो रही है। उसके बाद वो मेडिटेशन करने के लिए बैठता है और उसका लॉकेट उसके सर के ऊपर चमकने लगता है। वो बोलते हैं कि टोटल 49 स्टार्स को ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन मैंने अगर इसको एक बार कर लिया तो मेरा मैजिकल पावर और अच्छा हो जाएगा। उसके ठीक बाद मो फैन को एक कॉल आता है और ये कॉल रहता है शीला मैडम की तरफ से। उन्होंने मो फैन को एक रेस्टोरेंट में बुलाया होता है और बोलते हैं कि बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो मो फैन अपने मन में ख्याली पुलाव पकाता है और खुशी खुशी वहां जाता है। वो जैसे ही एंट्री लेता है तो वो देखता है कि शीला मैडम यहाँ बैठी रहती है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। तो उनको देख के मो फैन सबसे पहले उनसे कहता है कि मैम आप आज बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो। और फिर वो बोलता है कि मैम आपने जो मुझे वो स्टार चार्ट दिया था उसकी वजह से मैं मेरे मैजिक के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो आप मुझे इसमें जरा हेल्प करिए। तो उसकी मैम बोलती है कि देखो ये करने में तुम्हें रिसोर्सेस और ज्यादा लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक है और तो और तुम्हारे पास अभी फायर का भी मैजिक है, तो वो दोनों तुम लोग तुम्हारे बहुत रिसोर्सेस खींच रहे हैं। वेल, अभी मैं तुम्हारा सेकंड अवेकनिंग करवाने के लिए बात कराऊंगी तो तुम्हें एक और टैलेंट मिल सकता है। वेल, अभी मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाई थी, मैं तुम्हें वो बताती हूँ। असल में तुम्हें वो बंदा दिख रहा है बाहर, तो बाहर हमें दिखाते हैं कि एक बंदा होता है जिसने टोपी पहन के रखी होती है। शीला मैडम बोलते हैं कि वो असल में ब्लैक गैंग का बंदा है और मैं एक नॉर्मल टीचर नहीं हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ होली चर्च को और मेरा मिशन ये था कि मुझे उस बंदे का पीछा करना है। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारे होली चर्च के लोग बहुत कम हो गए क्योंकि हमारे सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस वजह से हमें इस बंदे को पकड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पास ही में एक रिवर था जो कि पिछले 4-5 दिनों में पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और ये बंदा वहां पे जा रहा है और वहां जाके कोई तो गलत काम करने वाला है, तो हमें इसे रोकना है क्योंकि ये एक ईवल मेज है और इसने बहुत सारे लोगों को मारा भी है। फिर मो फैन बोलता है कि मैम ये काम मैं क्यों करूँ, ये काम आप ही कर लो। तो उसकी मैम बोलती है कि ये काम मैं ही करने वाला हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा सपोर्ट भी चाहिए इसमें। तो मो फैन बोलता है इससे मुझे क्या मिलेगा? तो शीला मैडम बोलती है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी। तो मो फैन उनसे क्रिस्टल बॉल मांगता है। तो शीला मैडम बोलती है ठीक है मैं तुम्हें वो दे दूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम ये बुक्स पकड़ो और इसको अपने पास रखो, ये तुम्हारी हेल्प करेंगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये टोपी वाला बंदा आगे बढ़ता रहता है और वो लोगों से पूछता है कि आगे जाने का रास्ता कहां से है और इसका पीछा मो फैन करता रहता है। लेकिन तभी यहाँ पे शीला मैडम आती है और वो शैडो मैजिक यूज करके आती है। तो मो फैन बोलता है कि मैम आप शैडो मैजिक भी यूज कर सकती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद शीला मैडम मो फैन को पकड़ के वहां से गायब कर लेती है उसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ और लोग आए होते हैं। जो लोग यहाँ पे आए होते हैं उन लोग को चाहिए होता है एक फायर स्पिरिट और मो फैन यहाँ पे शीला मैडम से चिपका हुआ रहता है और उनकी सारी बातें सुनता है। तभी शीला मैडम मो फैन को धक्का मार के दूर कर देती है, बोलती है तुम मुझसे इतना चिपक क्यों रहे हो। वेल, यहाँ पे हमको ये मालूम पड़ता है यहाँ पे दो ग्रुप आए होते हैं। एक ग्रुप होता है डोंगफांग फैमिली का और एक ग्रुप होता है चर्च वाले फैमिली का। ये लोग यहाँ पे आए होते हैं क्योंकि इनको चाहिए होता है फायर स्पिरिट। तभी शीला मैडम हमको एक्सप्लेन करती है कि जो फायर स्पिरिट होते हैं वो लोग एक बहुत ही रेयर टाइप के स्पिरिट्स होते हैं और ये लोग जब भी किसी के अंदर मैनिफेस्ट होते हैं तो उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। प्लस इन स्पिरिट्स को तुम ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे दाम पे बेच सकते हो, तो इसीलिए इनको लगता है कि यहाँ पे शायद बंदे लोग इसको चुराने के लिए आ रहे हैं। तो मो फैन और शीला मैडम इनकी फाइट देख रही थी कि तभी शीला मैडम वहां से गायब हो जाती है क्योंकि
वहाँ पे वो टोपी वाला बंदा भी कोने में खड़ा होता है और वो इन लोग की फाइट देख रहा होता है। तब ये दोनों ग्रुप अपना फाइट स्टार्ट करते हैं। तो मोफैन देखता है कि ये जो ग्रुप में जिन लोगों ने सेम कपड़े पहने होते हैं वो लोग सबके सब नेबुला लेवल के मेजेस होते हैं और वो लोग उनका फायर मैजिक यूज करते हैं। और यहाँ पे शीला मैडम ऑलमोस्ट गायब हो चुकी होती है और वो उनके शैडो फॉर्म में मोफैन को सब एडवाइस देते रही होती है। तो ये सब देख के मोफैन को शैडो मैजिक में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। उसके बाद जब इनकी फाइट स्टार्ट होती है सारे के सारे मेजेस अपना फायर अटैक करते हैं इन सब कार्टून वाले बंदों के ऊपर और ये लोग उसके अटैक को रोकते हैं अर्थ मैजिक यूज करके, वाटर मैजिक यूज करके और अलग अलग टाइप के मैजिक यूज करके। इस वक्त मोफैन और शीला मैडम दोनों ही पेड़ के ऊपर बैठ के इनकी फाइट को देख रहे होते हैं और इन लोग का फाइट इतना खतरनाक होता है कि यहाँ पे विंड मैजिक आता है, डिफेंस मैजिक आता है, सब टाइप के मैजिक आते हैं और ये इतना खतरनाक होता है कि यहाँ पे सब लोग इसको महसूस कर पाते हैं। और तभी हमारे हीरोज जो सेम कपड़ा पहन के रखते हैं वो लोग ऑलमोस्ट हार जाते हैं। तो उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है, वो आइस मैजिक यूज करके हमारे सब के सब कार्टून लोग को डिस्ट्रॉय कर देता है। मीनवाइल बाकी के हीरोज वहाँ पे उनका फायर मैजिक यूज करके इन लोग को हरा देते हैं। तभी जो लोग यहाँ पे हार चुके होते हैं उनके सबके जेब से उनका स्टार चार्ट का बुक नीचे गिरता है और वो लोग अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर ये चारों के चारों लोग जिन्होंने सेम कपड़ा पहना होता है वो लोग बिलोंग करते हैं डोंगफैंग फैमिली को। वो लोग सबका बुक ले लेते हैं और बोलते हैं हमें इस बार ट्रेजर मिल गया। लेकिन तभी यहाँ पे हमारे टोपी वाला बंदा आ जाता है और बोलता है ओए ये ट्रेजर तुम्हारा नहीं है, ये ट्रेजर अब मेरा है और अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं शायद तुम लोग को एकदम पेनलेस डेथ दूंगा। बाय द वे गाइस, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, हम लोग 1 लाख तक पहुंचने वाले हैं और उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड वेल इस वीडियो का लाइक गोल होने वाला है सिंपल सा 7000 लाइक्स, जो कि आप लोग एक दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हो। तो कंप्लीट कर दो यार। फिर उसके बाद ये टोपी वाला बंदा अपना टोपी निकालता है और बोलता है कि तुम लोग तो मुझे पहचानते ही रहोगे। तब ये लोग बोलते हैं अच्छा तुम तो वही हो ना चोही। तो ये बोलता है हाँ मैं चोही हूँ और अगर तुम लोग यहाँ से शांति से निकलने की कोशिश करोगे तो तुम लोग को मैं शायद छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़ने का। फिर चोही इन लोग को थोड़ा प्रयोग करता है, बोलता है कि तुम्हारे फैमिली की जो प्रिंसेस है उसकी जो बेटी है उसका मीट मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ही टेस्टी मीट था उसका। ऐसा बोल के इन लोग को प्रवोक करता है। उसके बाद ये इन लोग के ऊपर यूज करता है हेक्स मैजिक, जिसके थ्रू वो एक बड़े से स्पाइडर को समन करता है और वो स्पाइडर इन लोग के ऊपर एक पॉइजनस नेट डाल देता है, जिस नेट के पड़ते ही सब के सब लोग ऑलमोस्ट खत्म होने लगते हैं। उनकी सारी की सारी लाइफ फोर्स ये बंदा अपने अंदर खींचने लगता है और ये सब लोग वहां पे अटक गए होते हैं। ये बंदे ने असल में यूज किया होता है लेवल 3 का बजरकर टैरेंटुला का मैजिक। उसके बाद ये बंदा जाता है इस क्रीक के पास और यहाँ पे ये क्रीक फट जाता है और इसमें से निकलता है पर्पल कलर का ऑरा। ये देख के ये बंदा एकदम पागल हो जाता है, बोलता है कि यस मेरे को तो जैकपॉट मिल गया है। तो तभी मोफैन पूछता है कि शीला मैडम ऐसा क्यों बोल रहा है ये बंदा। तो शीला मैडम बोलते हैं कि असल में जो फायर स्पिरिट्स होते हैं वो यूजुअली रेड कलर के होते हैं, लेकिन ये वाला जो फायर स्पिरिट है ये असल में पर्पल कलर का है। इसका ये मतलब है कि ये सबसे रेयर फायर स्पिरिट है और ये वाला फायर स्पिरिट नॉर्मल फायर स्पिरिट से लाखों गुना ज्यादा महंगा बिकता है ब्लैक मार्केट में। तो ये बंदे को तो जैकपॉट मिल ही चुका है, लेकिन मैं इस फायर स्पिरिट को इसके हाथ में नहीं जाने दूंगी, तो मैं जाके इसको रोकने वाली हूँ। ऐसा बोल के शीला मैडम आगे बढ़ने लगती है। तो मोफैन बोलता है कि मैम आप मेरे को भी लेके चलिए। तो शीला मैडम बोलती है कि नहीं ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है तो इसे मुझे संभालने दो, अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ी तो तुम बीच में आ जाना, ठीक है तब तक तुम यहाँ पे ही रहो। ऐसा बोल के शीला मैडम अपना शैडो मैजिक यूज करती है और टेलीपोर्ट करके बंदे के पास पहुंच जाती है। इस वक्त ये बंदा यहाँ पे पूरा पर्पल ऑरा अपने अंदर खींच रहा होता है। तभी शीला मैडम एक बड़े से स्पाइक को समन करती है और उससे इसके शैडो को पकड़ लेती है और बोलती है ओए टोपी बॉय तुझे पता भी है कि तू क्या कर रहा है, मैं चर्च से हूँ और मैं अब तुझे यहाँ पे अरेस्ट करने आई हूँ। तो शीला मैडम को देख के बंदा बोलता है अरे इतनी ब्यूटीफुल बंदी मुझे अरेस्ट करने आई है, तब तो मैं तुमसे अरेस्ट हो ही जाऊंगा। ऐसा बोल के वो अपना खुद का मैजिक यूज करता है और इस पूरे एरिया को एक डोम के अंदर बंद कर देता है और इस वजह से मोफैन को कुछ नहीं दिखता कि डोम के अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद ये बोलता है कि असल में शीला मैडम आपने जो वो रेस्टोरेंट में खाना खाया था उस खाने के ऊपर मैंने पहले ही मेरा मैजिक कर दिया था और इस वजह से अब मैं उस मैजिक को जब एक्टिवेट करूंगा तो आपकी बॉडी अंदर से जलने लगेगी और आपको बहुत ज्यादा ही अजीब सा फील होगा। और ऐसा ही होता है। यहाँ पे शीला मैडम की बॉडी पूरी तरह से लाल हो जाती है और वो एकदम जमीन पे गिर जाती है। तो ये बंदा जाता है शीला मैडम के पास, उनका गाल पकड़ता है और बोलता है कि मैडम आपका भी मीट शायद बहुत टेस्टी होगा तो मैं आपको खाने की सोच रहा हूँ। लेकिन तभी ही शीला मैडम अपनी एनर्जी वापस से अपने अंदर लेके आती है और अपना फ्लेम मैजिक यूज करती है और उससे ये पूरे एरिया में लावा भर देती है। और ये देख के तो हमारा ये टोपी वाला बंदा ऑलमोस्ट डर जाता है। उसके बाद शीला मैडम यहाँ पे बहुत सारे लावा के वेल्स को लेके आती है और ये लावा अटैक मारती है इस बंदे के ऊपर और हमें ऐसा लगता है कि ये बंदा शायद खत्म हो गया क्योंकि ये बंदे की पूरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई होती है। उसके बाद ये खड़ा होता है और हमें दिखता है कि इसने असल में एक मैजिकल आर्मर पहन के रखा होता है जो कि टूट जाता है। उसके बाद इसका बैरियर भी टूट जाता है ऊपर से और मोफैन को सब कुछ क्लियरली दिखने लगता है। उसके बाद ये बंदा शीला मैडम के ऊपर यूज करता है उसका हेक्स मैजिक और उसका स्पाइडर शीला मैडम को उसके नेट में अटका देता है और इस वजह से शीला मैडम की पूरी एनर्जी भी खिंच जाती है। उसके बाद ये चल के जा रहा होता है शीला मैडम के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन मोफैन अपना पावर रेंजर मोड में आता है और अपना फायर बॉल मारता है इस बंदे के ऊपर। उसके बाद मोफैन इसको बोलता है कि सुन टोपी वाले भाई, मैं जानता हूँ कि मैं तेरे को नहीं हरा सकता हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता कि तू मुझे खाली फोकट खत्म करे, तो हम लोग एक डील करते हैं। तू यहाँ पे से तेरे फायर स्पिरिट को लेके निकल जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, बस तू शीला मैडम के ऊपर से वो स्पेल को हटा दे और मुझे उनको लेके जाने दे यहाँ से। मेरा बस यही डील है, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी टीचर को खत्म कर दे। तू यहाँ से चुपचाप निकल जाएगा, तुझे तेरा स्पिरिट मिल जाएगा और मुझे मेरी मैम मिल जाएगी। तो ये बंदा बोलता है वैसे डील तो अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा।
फिर ये बंदा बोलता है ठीक है मुझे ये डील मंजूर है, लेकिन पहले मैं यहाँ से स्पिरिट को लूंगा, उसके बाद ही तुम्हारी शीला मैडम को मैं ठीक करूंगा, वरना नहीं कर रहा मैं ऐसा। तो मोफैन बोलता है अरे यार तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। मोफैन यहाँ पे असल में टाइम ले रहा होता है, और जैसे ही मोफैन का थोड़ा टाइम हो जाता है वो बोलता है बेटा तू अब गया। ऐसा बोल के मोफैन इसके ऊपर अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करता है, और मोफैन का लाइटनिंग मैजिक इतना खतरनाक होता है कि उससे ये बंदा ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है, और वहां पे सिर्फ एक रिंग गिर जाता है। उसके बाद मोफैन चल के जाता है शीला मैडम के पास और बोलता है मैम आप ठीक हो कि नहीं, लेकिन मैम मोफैन को अपने पास नहीं आने देती थी। वो बोलती है कि ओए मुझसे दूर रहे, मेरा बॉडी इस वक्त बहुत गर्म है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तू पहले जा और यहाँ जाके वो फायर स्पिरिट को अपने अंदर ले ले। ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन तुझे वो स्पिरिट को अपने अंदर लेना पड़ेगा, वरना वो स्पिरिट यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएगी। तो मोफैन जाता है और स्पिरिट को अपने अंदर लेने लगता है, और जैसे ही मोफैन वो स्पिरिट को अपने अंदर लेता है तो वो उसके नेबुला वाले एरिया में पहुंच जाता है, और वहां पे जो उसका फायर वाला नेबुला होता है उसके अंदर ये पूरी स्पिरिट घुस जाती है और वो इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद शीला मैडम अपने मन में बोलते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा लकी है कि ये मेरे साथ यहाँ पे आया और इसको अभी फायर स्पिरिट मिल चुका है। मुझे ये वाला बैटल किसी हायर अप वाले बंदे को दे देना चाहिए ताकि फायर स्पिरिट कुछ अच्छे हाथों में होता है, लेकिन ठीक है मोफैन के पास फायर स्पिरिट है तो मुझे कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद मोफैन अपना शर्ट शीला मैडम को देता है और उनके कंधे पे हाथ रख के उनको आगे लेके जा रहा होता है। उसके बाद मोफैन शीला मैडम से 2-3 सवाल पूछता है, लेकिन मैम बोलती है मुझे इस वक्त मूड नहीं है तुम्हारे सवाल का जवाब देने का, तो तुम थोड़ा टाइम मुझे कुछ मत करो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग एक टैक्सी में बैठ के आगे जा रहे होते हैं, और मोफैन वापस से फायर स्पिरिट के बारे में सोच रहा होता है। तो शीला मैडम उसको बोलती है कि अभी तुम्हारे पास जब फायर स्पिरिट आ चुका है तो तुम ऑलमोस्ट सारे के सारे फायर मैजिक के लिए इम्यून हो चुके हो, तुम्हें कोई भी फायर मैजिक का कुछ भी अटैक नहीं होगा अनलेस तुम्हारे ऊपर कोई और पावरफुल फायर स्पिरिट वाला बंदा अटैक करे। और उस वक्त शीला मैडम की बॉडी पूरी कांपने लगती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि असल में शीला मैडम अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और वो मोफैन को किस करने की कोशिश करती है। तो यहाँ तो भाई हमारे बंदे के मजे ही मजे हो चुके हैं, और ये सब चीज उनका टैक्सी का ड्राइवर देख रहा होता है। तो मोफैन ड्राइवर को बोलता है ओ भाई तू तेरे काम से काम रख, लेकिन तब तक शीला मैडम को उनकी अकल वापस से आ जाती है, तो वो मोफैन को धक्का मारती है। उसके बाद मो बोलता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है मैम, आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। तो वापस से शीला मैडम उसको किस करने की कोशिश करती है, और ये लोग ऑलमोस्ट किस कर ही लेते हैं कि उनका दिमाग वापस से उनके पास आ जाता है और वो मोफैन को फिर से धक्का मारती है और दूर हो जाती है। और यहाँ पे ड्राइवर मोफैन के ऊपर बहुत हंसता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन एक गार्डन में बैठा हुआ होता है, और वहां पे वो उसके फोन से शीला मैडम से वॉइस नोट पे बात कर रहा होता है। तो उसको मैडम ने बोला होता है कि मोफैन तुम उस सब चीजों के बारे में भूल जाना जो भी कल हमारे बीच में हुआ था। तो मोफैन बोलता है मैडम आप टेंशन मत लो, मैं इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो ये सुन के शीला मैडम बोलती है कि मोफैन तुम्हें पता है कि मैं होली चर्च को बिलोंग करती हूँ, और मुझे ना अगर मैंने किसी भी इंसान को मार दे तो मेरा खून माफ किया जाएगा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं वो तुम्हारे ऊपर यूज करूं। तो मोफैन बोलते हैं कि नहीं नहीं मैडम भूल जाइए इस सब चीजों को, अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। तो उसके बाद शीला मैडम उसको बोलते हैं कि हाँ मोफैन मुझे याद है कि तुम्हें तुम्हारा सेकंड अवेकनिंग करवाना है, तो मैं उसके लिए तुम्हारा हेल्प करूंगी, तुम उसका टेंशन मत लो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा पंखा गया होता है सेकंड अवेकनिंग करवाने के लिए उस एरिया में, जहाँ पे वो घुसने के बाद वहाँ की अकाउंटेंट से बात करता है और बोलता है कि मेरा यहाँ पे रिजर्वेशन पहले ही हो गया, तो आप प्लीज मेरे को लेके चलिए। तो वो मोफैन को लेके जाती है वो वाले रूम में, और वहाँ पे बैठा होता है मेन आदमी। वो बोलता है कि अबे शाणे लड़के तूने मुझे लाख रुपए दिए हैं इस चीज के लिए, तो देखो थंडर मैजिक अवेकन कराना है ना। तो मोफैन बोलता है नहीं नहीं मुझे थंडर अवेकन नहीं कराना है, मुझे तो शैडो मैजिक अवेकन कराना है। तो वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है चल बैठ जा। ऐसा बोल के वो मोफैन को एक क्रिस्टल बॉल देता है। फिर मोफैन उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है, तो ये लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। बोलते हैं कि सेकंड अवेकनिंग के लिए तुम्हें हमेशा एक क्लोज रूम में ही करना है। तो मोफैन जैसे सेकंड अवेकनिंग के लिए घुसता है तो उसके सामने एक ब्लैक कलर का ऑब आता है, और वो होता है असल में शैडो मैजिक। तो मोफैन बोलता है कि यस मेरे को मेरा तीसरा टैलेंट मिल चुका है, लेकिन तभी ही उसका ऑब वापस से ग्लो करने लगता है, और इस वक्त वो ट्रांसपेरेंट तरीके से ग्लो होता है। तो मोफैन बोलता है ये क्या हो रहा है, ये तो सेम वैसे ही हो रहा है जैसे मेरे को फर्स्ट टाइम मेरा फायर और थंडर मैजिक मिला था, क्या मुझे चौथा टैलेंट मिल रहा है। और भाई अगर इसको चौथा टैलेंट मिल रहा है तो भाई मोफैन तो प्रॉपरली ओवर पावर्ड हो चुका है। और इसी वक्त यहाँ पे वो बुढ़ऊ अंकल और वो लड़की भी आ जाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा तो ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब तुमने अवेकन किया है समनिंग वाला मैजिक, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मोफैन बोलता है ओके तो मेरे पास इस वक्त 4 मैजिक है, एक है थंडर, एक है फायर, एक है शैडो और एक है समनिंग, मतलब अब तो ये बंदा प्रॉपरली ओवर पावर्ड हो गया है। उसके बाद मोफैन वो बुढ़ऊ से बात करके वहां से निकलता है। तो बुढ़ऊ उसको बोलता है वैसे तेरी बहुत उम्र हो गई लेकिन तू इतना बुढ़ा दिखता नहीं है, ऐसा बोल के वो वहां से निकल जाता है। तभी वहां पे एक और बंदा आता है और उसको देख के बुढ़ऊ बोलता है अच्छा तो तुम मोफैन हो ना। तो यहाँ पे हमारी अकाउंटेंट बोलती नहीं सर मोफैन तो वो बंदा था, ये बंदा कोई और है। तो ये जो बुढ़ऊ आदमी होता है वो हमारे समनिंग बॉय को बोलता है कि अरे मैं तो वो हूँ जिसने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे और जिसको थंडर मैजिक अवेकन कराना था। तो इसका ये मतलब है कि हमारा समनिंग बॉय मोफैन को कोई और समझ गया था। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन अपने घर में पहुंचता है और वो अपनी बहन शिंगा से थोड़े बातें करता है। उसके बाद वो अपने रूम में बैठ के मेडिटेशन करता रहता है और अपने स्टार्स के ऊपर फोकस करता है और अपने स्टार्स के ऊपर फोकस करता है। यहाँ पे उसने 9 स्टार्स बना लिए होते हैं और उसको 10वां स्टार बनाना होता है। वो जैसे 10वां स्टार बनाता है तो वो अपने नींद से उठता है और देखता है कि अभी सिर्फ 6 महीना और बचा होता है उसके न्यू एकेडमी में घुसने के एडमिशन के लिए, और इस एकेडमी का नाम होता है मिंगजुंगी एकेडमी। फिर ऐसे ही दिन पर दिन निकलते रहते हैं, महीने पे महीने करते रहते हैं। वो अपनी बहन के साथ शिंगा के साथ घूमता रहता है, अपना प्रैक्टिस करता रहता है, ट्रेनिंग करता है, फिजिकल ट्रेनिंग करता है, अपने स्टार्स की ट्रेनिंग करता है, और ऐसे ही पूरे के पूरे 6 महीने निकल जाते हैं। फिर उसका जिस दिन आखिरी दिन होता है एडमिशन का, उसके एक दिन पहले वो उसके डैड के साथ और शिंगा के साथ बैठ
बैठ के बातें करता है। वहाँ वो उनको बोलता है कि डैड मैंने अभी समनिंग मैजिक को भी अनलॉक कर दिया है, तो इस वक्त मैं समनिंग मैजिक के थ्रू ही इस अकेडमी में एंट्री लूंगा और कोई मैजिक यहाँ पे नहीं यूज करने की सोच रहा हूँ। तो उसके डैड बोलते कि तुम ऐसा क्यों सोचो? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे चेक करना है कि क्या मैं समनिंग मैजिक अच्छे से यूज कर सकता हूँ कि नहीं। तो फिर वो अगले दिन स्कूल के इंटरव्यू प्रोसेस में जाता है। वहां जाके वो बोलता है कि मैंने रिसेंटली समनिंग मैजिक अनलॉक किया है और मैं इसमें इस वक्त लेवल 1 पे हूँ। मैंने आज तक कभी भी किसी बीस्ट को समन नहीं किया है, तो क्या आप मुझे आपके स्कूल में एडमिशन दोगे? तो ये लोग बोलते हैं कि तुमने अगर सिर्फ समनिंग मैजिक आता है तो तुम्हें और कोई मैजिक आता है? ये बोलता है कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि अरे भाई, अगर तुम्हें सिर्फ समनिंग आता है और तुमने अब तक कभी समनिंग यूज भी नहीं किया है तो यार हम तुम्हें एडमिशन कैसे दे? तुमने इतने साल बर्बाद कैसे कर ले तुम्हारे लायक है? तो मो फैन बोलता है कि नहीं सर, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। तब से इसमें ये बुढ़ाऊ बोलता है कि हमारे पास एक बंदा और है, वो बंदे के पास अर्थ मैजिक है और वो उसके अर्थ मैजिक से बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है, तो मैं उसे सीट देना चाहता हूँ। तो मो फैन बोलता है नहीं सर प्लीज आप मेरे लिए कुछ सोचिए। तो ये बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, तुम किसी भी एक छोटे लेवल 1 बीस्ट को समन करके मेरे पास लेके आओ। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं शायद तुम्हें एडमिशन दे सकता हूँ। मो फैन बोलता है ओके सर, ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। फिर हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि मो फैन ने शीला मैडम को कॉल किया होता है और उनसे बोला होता है कि मैम आप प्लीज मेरे को समनिंग में हेल्प करिए। तो शीला मैडम बोलती है ओके मो फैन, ऐसा बोल के वो मो फैन से मिलती है इस ब्रिज के ऊपर। उसके बाद वो मो फैन को लेके जाती है एक बंद जगह पे और बोलती है हम यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन का जो ओपोनेंट होता है वो होता है ये मोटू आदमी और ये एक लेवल 2 का मैच होता है। ये बोलता है कि मुझे ये ऐसे समनिंग वाले बंदे से क्यों लड़ना है, चलो ठीक है हम लोग का फाइनल बैटल होने वाला है और जो बंदा ये बैटल जीतेगा उसी को स्कूल में एडमिशन मिलेगा और मैं इस बंदे को तो आराम से हरा दूंगा क्योंकि समनिंग वाले मैजिक मेरे सामने कुछ नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं कि इन लोग का बैटल स्टार्ट होता है और मो फैन अपना समन करने के लिए बैठता है। तभी मो फैन वापस से उसके फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे उसने शीला मैडम के साथ ट्रेनिंग की होती है। वहाँ पे शीला मैडम उसको हेल्प करती है हर चीज करने में और बोलती है कि मो फैन तुम जब समन करोगे तुम एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाओगे। वहां जाके तुम्हें वहां के बीस्ट से दोस्ती करनी पड़ेगी, तुम्हें जाके देखना पड़ेगा कौन सा बीस्ट तुम्हारे साथ मिलता जुलता है और तुम तो ही उस बीस्ट को उस डायमेंशन से अपने डायमेंशन में लेके आ सकते हो। ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस लेकिन मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी इसमें। तो मो फैन अपने समनिंग मोड में जाता है और वो उस दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो हर एक बीस्ट को देखता है और एक एक करके सारे के सारे बीस्ट के आसपास भागता रहता है। वो बोलता है कि मुझे सबसे बेस्ट बीस्ट को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा बोल के वो अंदर ही अंदर भागता रहता है। तभी उसको दिखता है ये ब्लू वाला डॉगी। इसको देख के मो फैन बोलता है कि हाँ मुझे तुम ही चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि मो फैन इस डायमेंशन में इस बीस्ट के ऊपर रस्सी मार के उसके कले को खींच के अपने पास ला रहा होता है, लेकिन वो बीस्ट मो फैन से दूर भागने लगता है। तो रियल वर्ल्ड में मो फैन के मुंह से खून निकलने लगता है। तो ये देख के हमारा बुढ़ो बोलता है कि मो फैन तुम किसी भी बीस्ट को जबरदस्ती अपना दोस्त या अपना समन नहीं बना सकते हो, तुम्हें उसके साथ प्रॉपर स्पिरिचुअल बॉन्ड जोड़नी पड़ेगी, प्रॉपर समनिंग करो वरना तुम खत्म भी हो सकते हो। तो फिर मो फैन वापस से उस बीस्ट के पास जाता है और वो उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करता है और वहां जाके वो अपना समनिंग मैजिक यूज करता है जिसके थ्रू वो बीस्ट के ऊपर एक बड़ा सा सर्कल बनता है और उससे वो बीस्ट के ऊपर वो सर्कल गिरता है और ऐसे ही वो बीस्ट मो फैन का समन बन जाता है। फिर मो फैन उसके पास जाता है और उसको गले लगा लेता है। उसके बाद रियल वर्ल्ड में मो फैन उस बीस्ट को समन करता है और जैसे ही मो फैन उस बीस्ट को समन करता है ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि इस बंदे ने इसके पहले ही अटेम्प्ट में एक लेजेंडरी आर्च वुल्फ को समन कर दिया है, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर ये आर्च वुल्फ को देख के हमारा मोटू बोलता है कि ओए तूने भले ही एक आर्च वुल्फ को समन किया लेकिन ये तेरा पहला समन है तो मैं इसे आराम से हरा सका हूँ, मैं एक लेवल 2 का मेज हूँ बेटे, ऐसा बोल के वो मो फैन को चैलेंज करता है। उसके बाद हमारा ब्लू डॉगी ये मोटू के ऊपर एक अटैक करता है और मोटू वेव प्लेन करके एक अटैक यूज करता है और ब्लू डॉगी से दूर भागता है। उसका ब्लू डॉगी मोटू के पीछे पड़ता है और उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता रहता है, लेकिन मोटू उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और भागता रहता है वहां से। फिर उसके बाद मोटू यूज करता है उसका आइस मैजिक और बोलता है कि मेरे पास 2 टैलेंट है बेटे, ऐसा बोल के वो ये आइस चेन से हमारे डॉगी को बांध देता है। तो ये देख के मो फैन बहुत भड़क जाता है। तो सब लोग खड़े होकर बोलते हैं कि ओए बस करो ये मैच बंद करो, ये मैच बंद करो। तो मोटू को लगता है कि सब लोग शायद मोटू को बोल रहे हैं, लेकिन हैं हमारे पंखे के पास, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि हमारा मो फैन उसका लाइटनिंग मैजिक यूज करने वाला होता है और वो पूरी तरह से एकदम गुस्से में होता है। वो बोलता है कि अगर तूने मेरे ब्लू डॉगी के ऊपर हमला किया है तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर सारे के सारे टीचर जब मो फैन को रोक लेते हैं तो मो फैन शांत होता है और बोलता है ठीक है डॉगी तू वापस से अंदर आ। इसके बाद यहाँ पे ये बुढ़ऊ जाता है मो फैन का, बोलता है बेटा तुम्हारे पास अगर थंडर मैजिक था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बचाया, तुम अगर ये बात हमें पहले बताते तो हम लोग तुम्हें थंडर वाले क्लास में लेते और हम लोगों ने ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस यही नहीं होता। मो फैन फिर बोलता है कि नहीं सर मुझे असल में समनिंग वाले क्लास में जाना है। तो सर बोलते ठीक है तुम पास हो चुके हो और तुम्हें समनिंग वाला क्लास मिल जाएगा। उसके बाद वो लोग बोलते हैं मोटू तू टेंशन मत ले, तुझे हम डालने वाले हैं अर्थ वाले क्लास में, तुम दोनों ने आउट परफॉर्म किया है ये वाले बैटल में। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन उसकी बहन शिंगा से बात करके उसके स्कूल के लिए निकलता है और उसको ये मालूम पड़ता है कि उसकी बहन शिंगा है वो पासी की सिटी में एक मैजिकल स्कूल में स्टूडेंट बन चुकी है। तो वो बोलता है कि बहन तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसा बोल के वो अपने क्लास में जाता है। तो देखता है कि उसके क्लास में सिर्फ 7 ही बंदे होते हैं। तो वो बोलता है अरे ये क्लास में सिर्फ 7 बंदे क्यों है, ये क्या बॉयज लोग का स्कूल है क्या यार, यहाँ पे एक भी बंदी नहीं है, मुझे तो यहाँ पे एक अच्छी गर्लफ्रेंड पटनी थी।
थी शीला मैडम तो मुझसे पट नहीं रही है, तो मैं सोचा कि यहाँ पे एक बंदी पटा लूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है यार। तभी उनके सर बोलते हैं कि बच्चों आज शाम को तुम लोग का स्पेशल वेलकम पार्टी होने वाला है, जहाँ पे तुम लोग अगर ये पार्टी में जीत गए तो तुम लोग को मिलेगा द ब्लड ऑफ द ब्रूट। फिर उसके बाद मो फैन एक बंदे से पूछता है कि ब्लड ऑफ द ब्रूट क्या होता है, तो वो बोलता है कि ये एक ऐसा ब्लड है जो तुम अगर तुम्हारे समन को पिला दो तो तुम्हारा समन लाखों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और फिर ये सर बोलता है कि अगर तुम लोग आज के ये पार्टी में जीत के ऊपर आ गए तो तुम लोग एकदम पॉपुलर हो जाओगे और तुम लोग को सारे के सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे जो तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुम लोग ये पार्टी में हार गए तो तुम्हारे सारे के सारे रिसोर्सेस जो तुम्हें लेवल अप करने के काम में आएंगे वो सब कुछ हम दूसरे टीम मेंबर्स को दे देंगे। फिर इसके बाद हमारा पंखा अपने रूम में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे और 2-3 बंदे होते हैं और ये लोग पंखे के रूममेट होते हैं। पंखा इन लोग से दोस्ती करता है और बातें करने लगता है। फिर तभी ये लोग पंखे को बताते हैं कि ये वेलकम पार्टी क्या होता है। वो लोग बोलते हैं कि जो समनिंग क्लास के लोग होते हैं वो लोग उनके बीस्ट को यहाँ पे समन करते हैं और उनके जो बीस्ट होते हैं उन लोग को बाकी क्लास के बच्चे लोग अटैक करके हराते हैं। यहाँ पे अगर समनिंग क्लास के बंदे जीत गए तो उन लोग को स्कूल के सारे रिसोर्सेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे समनिंग क्लास के बंदे हार गए तो स्कूल उनके रिसोर्सेस ले लेता है उनसे वापस और ये बाकी बच्चों को दे देते हैं। तो असल में यहाँ पे क्या होता है, जो समनिंग क्लास के लोग होते हैं उन लोग खुद के रिसोर्सेस के लिए लड़ते रहते हैं। अगर यहाँ पे वो लोग हार गए तो उनका लॉस है और वो लोग अगर जीत गए तो उनका कुछ प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे ये यही होता है वेलकम पार्टी में। और यहाँ पे तुम्हें शाणा बनने का भी मौका मिलेगा। अगर तुम तुम्हारे बीच से यहाँ पे जीत गए तो सारी लड़कियां तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगी हमारे पंखे, और क्या पता हमारे स्कूल की जो गॉडेस है मू निंगी जो वो भी तुम्हारे प्यार में पागल हो सकती है। तो ये सुन के मो फैन बोलता है कि चलो ये बात तो थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे। फिर उसके बाद मो फैन रात के टाइम पे अपने स्कूल के छत पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसको यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज लगने वाले हैं, क्योंकि उसके पास 4 मैजिकल टैलेंट्स है और इसीलिए उसको जब इन टैलेंट्स को और लेवल अप करना पड़ेगा तो उसको बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे। तो इसीलिए वो यहाँ पे हार नहीं सकता है, उसे कैसे भी करके रिसोर्सेज कमाने पड़ेंगे। तभी वो बोलता है कि उसको याद आता है कि शीला मैडम ने उससे वादा किया होता है कि उसको जब भी उनकी मदद पड़ेगी तो वो यहाँ पे भागते भागते आएंगी उनकी हेल्प करने के लिए। फिर उसके बाद वो अपने डॉगी को वापस से समन करता है और जाके अपने ब्लू डॉगी से मिलता है और ब्लू डॉगी से मिलने के बाद वो उसको अपना जो लॉकेट होता है उससे थोड़ी मैजिकल एनर्जी देता है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमें इस ब्लू डॉगी का नाम क्या रखना चाहिए इस एनिमे में? जो भी कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे मैं उसी कमेंट से इस ब्लू डॉगी का नाम रखने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो से। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं ब्लू डॉगी को बुलाने वाला हूँ सोनिक, क्योंकि सोनिक द हेजहॉग एक ब्लू कलर का हेजहॉग है और ये उसी की तरह दिखता है मुझे। लेकिन आप लोग में से जो बंदा सबसे बेस्ट नाम कमेंट करेगा मैं उसी नाम से ब्लू डॉगी को बुलाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो फटाफट अपने कमेंट नीचे डाल दो। उसके बाद जब सोनिक को नया एनर्जी मिल जाता है तो वो अपने ऊपर पंखे को बैठा के यहाँ से वहां भागने लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मो फैन अपने रूममेट के साथ चल रहा होता है और तभी उसका रूममेट बोलता है कि अरे पंखे तू तेरे दोस्त लोगों के साथ क्यों नहीं है? तेरे जो क्लासमेट्स है वो सब लोग वहां बाहर बैठ के अपने बीच को समन करके उसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन तू यहाँ पे अकेला है। तो पंखा बोलता है कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मैं उनसे बहुत आगे हूँ। लेकिन तभी हमारे मो फैन का सर दुखने लगता है तो वो बोलता है कि ओ नो ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। ऐसा बोल के वहां से भागता है तो देखता है कि उसका जो सोनिक होता है वो असल में यहाँ पे एक कबूतर से लड़ रहा होता है और ये कबूतर सोनिक को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और यहाँ पे सोनिक की हालत खराब हो गई होती है। तो यहाँ पे मो फैन आके हमारे सोनिक को बचाता है। उसके बाद बोलता है कि सोनिक तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों हो गई है, चलो तुम मैजिक ले लो मेरे लॉकेट से और अभी थोड़ा रेस्ट करो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे स्टेडियम में बैठ गए होते हैं उनके फाइट के लिए रेडी होते हैं और हमारे सारे के सारे समनिंग बॉयज पीछे खड़े होकर रहते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा शाणा बन के बोलता है कि ये जो मो फैन नाम का बंदा है ये तो हमारे साथ कुछ कर ही नहीं सकता है, ये कभी हमारे साथ था ही नहीं और ये छोटे गांव से आया हुआ है, हम लोग को इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही जीत जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा बुढ़ऊ इन लोग को हमारे जो समनिंग बॉयज होते हैं उन लोग को इंट्रोड्यूस करता है और वो लोग अंदर आते हैं। तभी ये लड़की इस बंदे से बात करके बोलती है कि अरे वो तो मो फैन है, ये मेरे समनिंग फैसिलिटी में आया था और इस बंदे के पास एक स्पेशल समनिंग मैजिक है और इसके पास थंडर पावर भी है। और तभी ही हमारे समनिंग बॉयज में से ये बंदा सबसे पहले आगे आता है और बोलता है कि मैं पहले लड़ूंगा और उसके सामने होती है सैंड वाली टीम। वो लोग उसके सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हम तुझे अभी खत्म कर देंगे बेटा। लेकिन तभी हमारा ये स्टाइलिश हेयर स्टाइल वाला बॉय समन करता है उसके ब्लू बीस्ट को और ये बंदा एक व्हाइट कलर का स्कॉर्पियन होता है और ये बहुत खतरनाक होता है। इसको देख के सब लोग की हालत टाइट हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये जो व्हाइट स्कॉर्पियन होता है ये धड़ाधड़ बच्चों के ऊपर हमला करता है और उनको लेफ्ट राइट आता रहता है। तभी ये जो टोपी वाला बंदा होता है इसके ऊपर स्कॉर्पियन खतरनाक अटैक करने वाला होता है। तो एक टीचर वहां पे उसकी हेल्प करता है और एक बड़े से पत्थर को समन करता है। तो ये टोपी वाला बंदा उस पत्थर के ऊपर कूद के हमारे स्कॉर्पियन के ऊपर हमला करता है और स्कॉर्पियन को ब्लाइंड करता है। लेकिन तो भी ये स्कॉर्पियन ब्लाइंड होने के बाद भी इसके ऊपर हमला करता है और इसको डिस्ट्रॉय करता है और ये बंदा उड़ के जाके गिरता है एक गटर में। भाई टोपी वाले बंदे तू एक गटर में कैसे गिर गया यार? उसके बाद यहाँ पे थंडर मैजिक वाला बंदा आता है और वो हमारे स्कॉर्पियन के ऊपर थंडर मैजिक मारता है जिससे स्कॉर्पियन को कुछ नहीं होता है, बस उसके हाथ में एक खरोच आती है। लेकिन स्कॉर्पियन उसका धड़ाधड़ इनको हराने लगता है और ऐसे ही स्कॉर्पियन बहुत बंदों को हरा देता है। लेकिन फिर उसके बाद जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। यहाँ पे सारे के सारे बंदे अपने मैजिक को एक साथ कंबाइन करते हैं और स्कॉर्पियन के ऊपर हमला करते हैं और इस सारे के सारे मैजिक को स्कॉर्पियन नहीं संभाल पाता है और स्कॉर्पियन वहीं पे हार जाता है। तो ऐसे ही हमारा पहला समनिंग बॉय तो हार चुका है। उसके बाद एक बंदा बोलता है कि अभी सिर्फ हम 5 ही लोग बचे हैं यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए। तो ये पादरी सा बंदा बोलता है 5 नहीं हम तो 6 है ना, मो फैन भी तो है। तो
तो ये बोलता है मो फैन को हम काउंट नहीं करेंगे, वो एकदम बेकार ही है। तो ऐसा बोल के ये लोग ये पादरी बंदे को आगे भेजते हैं और ये बंदा एकदम डर डर के आगे जाता है। तो ये समन करता है, तो इसका समन एक छोटा सा डॉगी होता है जिसको देख के ये बंदा बहुत शाना बनता है। वो यहाँ पे आके अपना टेलीपोर्ट मैजिक यूज करता है और ये डॉगी की बेइज्जती करता है और उसके साथ साथ ये हमारे पादरी समनर बॉय को भी धक्का मार के नीचे गिरा देता है। उसके बाद ये उन दोनों के ऊपर चढ़ के बोलता है कि ये तो बहुत ही आसान था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये लंबे बाल वाला बंदा और ये जब समन करता है तो इसका समन होता है एक स्टोन गोलम। उसको देख के सब लोग ऑन द स्पॉट डर जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि स्टोन गोलम के सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टोन गोलम इन सबके ऊपर अटैक करता है और सबको एलिमिनेट करता रहता है। तभी सब लोग स्टोन गोलम के ऊपर मल्टीपल मैजिक अटैक मारते हैं लेकिन उन सबका कुछ असर होता ही नहीं है। तो हमारा लंबे बाल वाला बंदा बोलता है कि ये स्टोन गोलम है, इसके ऊपर कोई भी मैजिक कुछ अटैक नहीं होगा। उसके बाद ये स्टोन गोलम ऐसे सबको डिस्ट्रॉय करता रहता है और मो फैन कोने में बैठ के मेडिटेट करता रहता है। तभी यहाँ पे एक बंदी आती है और बोलती है ये मो फैन मेरे समनिंग वाले सेशन में आया था और इसने आके अपना सेकंड मैजिक को वहां पे अवेकन कराया था। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। लेकिन तभी सारे के सारे लोग मिलके अपने अटैक को वापस से कंबाइन करते हैं और स्टोन गोलम को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये बंदा अपने स्टोन गोलम को वापस से अपने पास बुलाता है और अपनी हार मान लेता है। उसके बाद ये शाना वाला बंदा आता है और ये समन करता है इसके बोन ईटिंग गूल को। ये असल में एक चिड़िया होती है। ये चिड़िया को देख के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, बोलते हैं ये तो एक सबसे खतरनाक चिड़िया है, ये हमें ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये बंदा इस चिड़िया को लेके उड़ता रहता है। तभी हमारा मोटू बोलता है कि तुम लोग इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। ऐसा बोल के मोटू नीचे उतरता है और मोटू नीचे आने के बाद बोलता है कि तेरी चिड़िया को तो मैं एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो चिड़िया के ऊपर अपना आइस मैजिक यूज करता है और आइस बाइंडिंग से चिड़िया को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और ऐसे ही चिड़िया भी हार जाती है और ये बंदा शर्मिंदा होकर वापस पीछे आता है। अभी हमारे सारे के सारे समनर बॉयज ने अपनी जीत छोड़ दी होती है। तो फिर मोटू बोलता है कि चलो भाई मेरा काम हो गया। ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। उसके बाद मो फैन खड़ा होता है और बोलता है चलो अब मेरी बारी है, मेरा सोनिक अभी जिंदा हो चुका है। ऐसा बोल के मो फैन आगे निकलता है लेकिन तभी उसका टीचर उसके पीछे आता है और बोलता है कि मो फैन तुम ये चीज मत करो, मैं ये मैच को कॉल ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये बंदे अभी बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएंगे और तुम्हें हार माननी पड़ेगी। तो मो फैन बोलता है कि नहीं सर आप बस वेट करके देखिए। ऐसा बोल के मो फैन अपने आर्च वुल्फ को समन करता है। तो सोनिक को देख के सब लोग बोलते हैं कि वो ये तो एक लेजेंडरी बीस्ट है, इसे तो हम नहीं हरा पाएंगे। ऐसा बोल के सब लोग थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं लेकिन सब लोग एक साथ कंबाइन होकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। तभी ये सीनियर लोग का ग्रुप यहाँ पे आता है और बोलता है कि हम पांचों लोग मिलकर अपने 5 एलिमेंटल अटैक इसके ऊपर मारेंगे। तो वो लोग हमारे सोनिक के ऊपर हमला करते हैं लेकिन सोनिक उस अटैक को डॉज करके सब लोग के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करता है। वो थंडर मैजिक का उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। उसके बाद वो जाता है वाटर गर्ल के ऊपर और वाटर गर्ल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी ही ये बंदा जो इनका लीडर होता है वो यहाँ पे वेव शिफ्ट करता है और एक बड़े से प्लांट के डोम के अंदर ये वाटर गर्ल को बैठा देता है और बोलता है कि ये बंदे से तो हम जीत नहीं पाएंगे। ऐसा बोल के वो वाटर गर्ल को थोड़ा सेट करने की कोशिश करता है लेकिन तभी ही हमारा जो बुढ़ा होता है वो बोलता है कि चलो भाई यहाँ पे तो मो फैन डेफिनेटली जीत जाएगा क्योंकि इसके ठीक बाद हमारा जो सोनिक होता है वो इसके प्लांट वाले डोम को तोड़ के उसके अंदर घुसता है और इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसे ही मो फैन को देख के सब लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम इसे चैलेंज नहीं करने वाले हैं। तब मो फैन बोलता है कि ओए बुढ़ाऊ, क्या तुझे ये नहीं लगता कि हमारे ऊपर बहुत अनफेयर हो रहा है कि अगर हम समनिंग बॉय के लोग ये वेलकम पार्टी जीत गए तो हमें हमारे ही रिसोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमारे लिए अलॉट हुए हैं। और अगर हम हार गए तो जो हमारे रिसोर्सेस है वो इन सब बच्चों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तो हमारा जीतने का कोई फायदा ही नहीं है, हम सिर्फ लॉस ही लॉस में है। मतलब हम हारेंगे तो हमारे रिसोर्सेस जाएंगे और हम जीतेंगे तो हमें हमारे रिसोर्सेस ही मिलेंगे, हमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है और हमें सिर्फ 100 बंदों को हराना है। तो तब हमारे बुढ़ो बोलते कि नहीं, मैंने तुम लोग के लिए एक चीज और रखा है, अगर तुमने 200 बंदों को हरा दिया तो मैं तुम्हें ये पूरे स्कूल का रिसोर्सेस दे दूंगा। तो मो फैन बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं इन सब के सब बच्चों को चैलेंज करूँ, सब लोग आके मेरे ऊपर एक साथ अटैक करो, मैं तुम सबको हरा सकता हूँ और तुम सारे के सारे बच्चों का रिसोर्सेस अपने पास ले सकता हूँ। फिर मो फैन का ये अनाउंसमेंट सुन के सारे बच्चे बोलते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा शाना बन रहा है, ये हम 5000 स्टूडेंट्स को एक साथ हराएगा ऐसा बोल रहा है, चलो इसको सबक सिखाते हैं। एक तो ये पता नहीं कहाँ से आया है और यहाँ पे आके बहुत शाना बनने लग रहा है यार, ये तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। ऐसा बोल के सब लोग आते हैं मो फैन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उसका डॉग ही इन सबको एक एक करके हराने लगता है। तभी ये लोग अपने मल्टीपल अटैक्स मारते हैं और लेवल 2 के मेज यहाँ पे आके हमला करते रहते हैं इसके ऊपर। लेकिन हमारा सोनिक इन सब के अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और इनके ऊपर हमला करता रहता है। तभी एक बिग शॉट यहाँ पे आता है जिसका नाम होता है जुंगा लिफिंगा। ये जो लफंगा बंदा यहाँ पे आता है तो ये बोलता है कि ओए तूने मुझे अपसेट कर दिया, अब मैं तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। यहाँ पे आके सपने पूरे हुए, तूने मुझे अपसेट कर दिया, अब मैं तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। यहाँ पे आके ये विंड मैजिक यूज करता है हमारे सोनिक के ऊपर, लेकिन सोनिक अगले ही अटैक में इसको हरा देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल सी लड़की आती है और बोलती है कि नहीं हम इसे रोक सकते हैं, ये हमारे रिसोर्सेस हमसे नहीं खींच सकता है। ऐसा बोल के वो इसके ऊपर फायर मैजिक यूज करती है, लेकिन हमारा सोनिक इसको भी हरा देता है। उसके बाद मो फैन बोलता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। तभी एक बंदा इसके ऊपर प्लांट मैजिक यूज करता है और सोनिक के पैर को बांध देता है, लेकिन तभी सोनिक उसके बंधे हुए पैर को वापस से तोड़ के ठीक कर देता है और बोलता है कि तुम लोग को मैं आराम से हरा दूंगा। फिर तभी ये लफंगा बंदा थोड़ा जानबूझ
के चीटिंग करता है, वो जाके हमारे मो फैन के ऊपर हमला करता है। तो मो फैन अपना थंडर मैजिक यूज करता है, जो देख के ये बंदा एकदम टेंशन में आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारे पास दो टैलेंट है। और ये देख के हमारा जो ये स्पाइकी बॉय होता है वो सर को बोलता है कि सर ये तो चीटिंग है, ये बंदा समनर के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो सर बोलते हैं कि नहीं, रूल ये नहीं है, रूल ये है कि समनिंग क्लास लड़ेगी बाकी सारे के सारे क्लास से, तो ये फेयर है। उसके बाद मो फैन अपना थंडर मैजिक इस बंदे के ऊपर यूज करता है और लफंगा वहां पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन एकदम से भड़क गया होता है, बोलता है कि मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो अपने सोनिक को बोलता है कि इनके ऊपर अटैक करो। सोनिक आधे बच्चों पे अटैक करता है और आधे बच्चों के ऊपर मो फैन अपना थंडर मैजिक मारता है और ऐसे ही मो फैन ने बहुत सारे बच्चों को हरा दिया होता है। तभी यहाँ पे ये स्कूल का हीरो आता है, जो कि अपने आप को बहुत शाना समझता है। ये बोलता है कि ओए अब मैं तुझे समझाऊंगी तू कहां से है, तूने यहाँ पे आके मेरे स्कूल में मेरे लोगों के ऊपर बेइज्जती कैसे की, तेरे को लगता है कि मैं तेरे को मेरे स्कूल का सारा रिसोर्सेस लेने देगा क्या, बेटा अब तू देख मैं कौन है। ऐसा बोल के मो फैन के ऊपर हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी ही मो फैन इसको इसकी जगह दिखा देता है। मो फैन इसके ऊपर ऐसा थंडर मैजिक मारता है जिसको देख के ये बंदा के पास टाइम ही नहीं होता है रिएक्ट करने के लिए। तभी यहाँ पे एक टीचर आते हैं और वो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव डोम डाल देते हैं। उसके बाद वो टीचर इस बंदे के पास जाते हैं और बोलते हैं बेटा तुम हार चुके हो, अगर मैंने ये डोम तुम्हारे ऊपर नहीं डाला होता तो तुम खत्म हो गए होते, चलो अपनी हार मान के यहाँ से निकल जाओ। फिर तभी आसपास के बच्चे बोलते हैं ये बंदे के पास लेवल 2 का थंडर मैजिक भी है, उसके साथ साथ इसके पास समनिंग मैजिक भी है, ये बंदे के पास क्या कुछ नहीं है, ये इतना ओवरपावर्ड कैसे है। तभी यहाँ पे ये बुड्ढी हमारे बुड्ढे को बोलती है कि सर अगर हमने सारे के सारे रिसोर्सेज इसको दे दिए तो बाकी बच्चों के साथ बहुत अनफेयर हो जाएगा। और ऐसे यहाँ से एक एक करके सारे के सारे बच्चे भागने लगते हैं। तो यहाँ पे ये रेफरी आके बोलता है कि मो फैन ने टोटल 199 बंदों को हरा दिया है, उसको सिर्फ एक बंदे को और हराने का है। तभी यहाँ पे आती है यहाँ की गॉडेस, जो की होती है मू नुजी करावे। ये यहाँ पे आने के बाद बोलती है कि मो फैन तुमसे मैं लड़ूंगी। तो मो फैन इसको बोलता है कि तुम्हें देख के तो मुझे ये मालूम पड़ गया है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो यहाँ पे और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो, तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर हम लड़ते हैं उसके बाद अगर तुम मुझसे जीत गई तो मैं तुम्हारे क्लास का तुम्हें रिसोर्सेज दे दूंगा, और अगर तुम मुझसे हार गई तो मैं 70% रिसोर्सेज अपने पास रखूंगा और 30% रिसोर्सेज सिर्फ तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आई और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो ये बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे 70% रिसोर्सेज चाहिए। तो ये बोलता है ओए अब तू बहुत ज्यादा ही शानी बन रही है। तो ये बोलती है कि तुझे क्या लग रहा है कि तू मुझे ब्राइब देके पटा लेगा। ऐसा बोल के अपने मैजिक को अनलीश करती है। तो हमारा पंखा बोलता है कि ओए सुन सुन सुन, हम लोग 50-50 कर लेंगे, चलना यार फाइट नहीं करते हैं। लेकिन हमारी गॉडेस मो फैन के ऊपर अपना विंड मैजिक यूज करती है और मो फैन उड़ने लगता है। तो वो उड़ के जाता है अपने सोनिक के ऊपर और सोनिक को फटाक से तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। तो सोनिक यहाँ से भागता रहता है और वो मो फैन को धक्का मार के एक कोने में भागने लगता है और ऐसे ही वो ये गॉडेस के अटैक में फंस जाता है। उसके बाद गॉडेस सोनिक को उठाती है और जमीन पे पटक देती है। तो सोनिक ऑलमोस्ट बेहोश होने लगता है। फिर गॉडेस बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जो ये डॉगी है ये सबसे रेयर डॉगी है, तो मैं इसीलिए इसको खत्म नहीं कर रही हूँ, तुम इसे वापस से अपने अंदर ले सकते हो। तो मो फैन अपने डॉगी को अपने अंदर ले लेता है और बोलता है कि ठीक है अभी तू और मैं 1-on-1 फाइट करेंगे। ऐसा बोल के मो फैन हमारी गॉडेस के ऊपर एक थंडर अटैक मारता है जिसको वो आराम से डॉज कर लेती है। उसके बाद वो बोलती है कि मेरा विंड अटैक तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम हार मान लो। लेकिन मो फैन बोलता है कि नहीं मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। उसके बाद वो यूज करती है फॉरेस्ट प्रिजन, जिसके अंदर मो फैन बंद हो जाता है और वो बोलती है कि अब तो तुम हार ही गए हो, तो तुम्हें क्या लगता है। और ये देख के सारे के सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारी गॉडेस तो प्रॉपर गॉडेस है भाई, ये कितनी क्यूट है, ऐसे वैसे करके उसकी तारीफ करते रहते हैं। उसके बाद ये गॉडेस चल के जाती है और ये प्रिजन को खोलती है तो देखती है कि अंदर मो फैन नहीं होता है। वो बोलती है कि मो फैन तुम कहाँ पे गए। और तभी ही मो फैन अपने शैडो वाले मैजिक को यूज करता है और गॉडेस के पीछे आके उसको एक थंडर बोल्ट मारता है। तो जैसे ही बंदी को थंडर बोल्ट पड़ता है तो वो बोलती है कि तुम्हारे पास शैडो टैलेंट भी है, तुम्हारे पास तो टोटल 3 टैलेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने ओवरपावर्ड कैसे हो। तो मो फैन बोलता है कि तुम्हें ये नहीं बोलना है, तुम्हें तो कुछ और बोलना है, बोलो बोलो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं हार गई हूँ। और इसी तरह मो फैन पूरे 200 लोगों को हरा देता है, यहाँ तक कि वो इनके स्कूल के सबसे पावरफुल बंदी को भी हरा देता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बुढ़ऊ और बोलते हैं कि मो फैन तुम ये जीत चुके हो और इसीलिए तुम्हें पूरे के पूरे स्कूल के सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। और तो और मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि मो फैन एक छोटे से बो सिटी से आया हुआ है जो सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद भी मो फैन एक गरीब फैमिली को बिलोंग करता है। उसके बाद भी वो इतने टॉप लेवल पे आ गया है, तो इसीलिए मुझे प्राउड फील हो रहा है मो फैन के ऊपर। उसके बाद समनिंग क्लास के सारे बंदे मो फैन को उठाते हैं और बोलते हैं मो फैन थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद नहाने के बाद मो फैन अपने रूम में जाता है तो उसके दोनों रूममेट उसके रूम में बैठे होते हैं। तो मो फैन उनसे बोलता है कि और दोस्तों क्या हाल है। तो वो लोग मो फैन से थोड़ी बातें करते हैं। तभी ये बंदा मो फैन को बोलता है कि मो फैन तुम्हें पता है कि जो वो लड़की जिसको तुमने हराया, जो हमारी गॉडेस है, उसने असल में अपने फैमिली की तरफ से हमारे स्कूल के सारे क्लासेस को डोनेट किया है रिसोर्सेज, ताकि किसी को भी रिसोर्सेज कम ना पड़े। तो हमारा पंखा बोलता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो ये बोलता है कि असल में ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं वो लोग स्कूल को रिसोर्सेज डोनेट करते हैं और उसके बाद जब ये स्कूल के बच्चे लोग प्रॉपर मेज बन जाते हैं तो वो लोग उनको अपने टीम में ले लेते हैं, इसीलिए उसने ऐसा किया है। तभी ये बंदा पंखे को पूछता है ओए पंखे तूने वहां पे कौन सा मैजिक यूज किया जिससे तूने हमारी गॉडेस को हरा दिया। तो पंखा बोलता है मैं तुझे नहीं बताऊंगा। ऐसा बोल के पंखा और ये बंदे ऐसे ही मस्ती में लड़ाई करने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि उनका जो ये बुढ़ऊ होता है वो हमारे मो फैन को एक लाइब्रेरी में लेके जाता है और कहता है कि मो फैन हमारे पास यहाँ पे हर एक मैजिक को रिलेटेड बुक्स है और यहाँ पे शैडो मैजिक वाली बुक्स भी है। मैंने भले ही तुम्हें वो फॉरेस्ट प्रिजन से निकलते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने वहां पे स्मेल कर लिया था कि तुमने डार्क मैजिक यूज किया है, और तो डार्क मैजिक सिर्फ शैडो मैजिक
मैजिक का होता है। तो मैं समझ गया तुम्हारे पास एक टैलेंट और भी है, या तो तुमने डार्क मैजिक वाला इक्विपमेंट यूज किया है। चलो वो सब बात हटाते हैं और अभी मैं तुम्हें तुम्हारा स्पेशल प्राइस दिखाता हूँ। वो कहते हैं कि देखो इन सब मैजिकल इक्विपमेंट में से तुम कोई भी एक इक्विपमेंट ले सकते हो। तो मोफैन बोलते हैं लेकिन मुझे कहा गया था कि मुझे सारे के सारे इक्विपमेंट मिलेंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें सिर्फ कोई भी एक इक्विपमेंट मिलेगा और तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। यहाँ पे हर एक इक्विपमेंट एक से एक बढ़ के है। फिर वो मोफैन को एक शूज दिखाते हैं जिसका नाम होता है ब्लड थर्स्टी बीस्ट रनिंग शूज। ये शूज उसको एकदम खतरनाक भागने की एबिलिटी दे देगा और वो कहीं भी कैसे भी भाग सकता है। फिर वहाँ पे एक आर्मर होता है जो कि एक नॉर्मल सा आर्मर होता है, उसमें कुछ इतना स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे एक चिड़िया की टांग होती है जो कि एक हाई लेवल का मैजिक होता है, लेकिन वो देखने के बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। वो बोलता है कि सर मैंने चूज कर लिया है कि मैं क्या लूंगा। तो उसके सर बोलते हैं बताओ तुम क्या लोगे। तो वो बोलता है कि मुझे चाहिए ये वाले शूज। तो हमारा पंखा वो शूज ले लेता है और उसे अपने पैर में पहन लेता है। फिर उसके बाद उसके सर उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारा लेवल अप करना है तो तुम्हें पगोड़ा में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम इस वक्त पगोड़ा में मत जाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हें बहुत कम बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम कुछ टाइम के बाद जाओ वहां पे। तो मोफैन बोलता है ठीक है सर, आपको जब सही टाइम लगे तब आप मुझे बोल देना, मैं तब वहां जाके मेरी ट्रेनिंग कर लूंगा। और उसके साथ ही साथ उसके सर उसको अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं और बोलते हैं कि इसके अंदर 2 मिलियन पैसे हैं, तुम इसको जाके अपने लिए यूज कर लो। तो मोफैन उनके हाथ से वो क्रेडिट कार्ड लेता है, लेकिन उसके सर उसे वो क्रेडिट कार्ड इतना आसानी से नहीं देते हैं। उसके सर उसको लंबा लंबा भाषण देते रहते हैं और ऐसे ही एंड में उसको 2 मिलियन पैसे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मोफैन अपने क्लास से बाहर निकलता है और सोचता है कि उसे एक लाइटनिंग स्पिरिट की जरूरत है और वो बहुत महंगा आएगा। ऐसा सोच के वो अपने रास्ते पे आगे आगे बढ़ता रहता है और ऐसे ही वो एक हंटर्स के एसोसिएशन में घुस जाता है। वहां घुसने के बाद वो अपने आप को रजिस्टर करता है, लेकिन वहां का जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम एलिट हंटर के रैंक पे नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारा रैंक बहुत कम है। तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम जाओ एक हंटर के क्लब में, वहां जाके तुम थोड़ा ट्रेनिंग करो, थोड़े लोग मॉन्स्टर्स को मारो और थोड़ा एक्सपीरियंस कलेक्ट करके आओ। फिर मोफैन उस बंदे से एड्रेस लेता है और वो जाता है ट्रेनिंग क्लब में। ये हंटिंग क्लब का नाम होता है चिंग टिंग हंटिंग क्लब। जैसे ये इस घर के अंदर घुसने वाला होता है तो यहाँ पे एक बगल में छोटी बच्ची बैठी होती है और वो बोलती है कि मैं तेरा इंटरव्यू नहीं लूंगी, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा क्योंकि तू एक छोटा बच्चा है। तो ये बोलता है कि अबे छोटी बच्ची तो तू है और तू मुझे ऐसा क्यों बोल रही है। तब से वहाँ पे एक सुंदर अमीर लड़की चल के आती है जिसको देख के ये बच्ची उसको क्लब के अंदर ले लेती है और ये इन लोग की एक क्लाइंट होती है। ये अंदर एंट्री लेने के बाद ही हमारा जो ओल्ड बुढ़ऊ होता है उसको बोलती है कि सर मैं आपको एक जॉब देने के लिए आई हूँ, प्लीज आप मेरे हस्बैंड को पकड़ लीजिए, वो एक मॉन्स्टर बन चुके हैं। क्योंकि मैंने कल जब भी उनके कपड़े धोए तो मुझे उनके कपड़े में बहुत सारा खून दिखाई दिया और मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो शायद से मेरे बच्चे को मार देंगे जो कि बहुत छोटा है, तो प्लीज आप मेरी मदद करिए। ऐसा बोल के वो रोने लगती है और वो बहुत सारे पैसे आगे कर देती है, लेकिन हमारा बुढ़ऊ इसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उसको यहाँ से भगा देता है। तो मोफैन बोलता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की। तो बुढ़ऊ बोलता है कि देखो बेटा तुम अभी नए हो इस चीज में, यहाँ पे जो दिखता है वैसा नहीं होता है। वो जो लड़की है ना वो शायद खुद एक मॉन्स्टर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय पहले उसके हस्बैंड आए थे और उन्होंने मुझे पैसे दिए और पूरा स्टोरी बताया कि उनकी जो वाइफ है शायद से वो मॉन्स्टर है और वो जानबूझ के अपने बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। तो इसमें असली मॉन्स्टर इन दोनों में से कौन है वो मुझे नहीं पता है और यही मिशन मोफैन मैं तुम्हें देता हूँ क्योंकि ये तुम्हारा पहला मिशन होने वाला है। अगर तुमने ये मिशन अच्छे से कर लिया तो मैं तुम्हें मेरे क्लब में ले लूंगा। तो मोफैन बोलता है ठीक है सर मैं ये मिशन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या मुझे इसके लिए कोई पार्टनर मिलेगा। तो बुढ़ऊ बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हें पार्टनर मिलेगा और तुम्हारी पार्टनर होगी मेरी ये छोटी ग्रैंड डॉटर। तो इसको देख के मोफैन बोलता है अबे मैं ये बच्ची के साथ नहीं जाने वाला हूँ। तो तभी ही ये बच्ची दिखाती है कि इसके पास मास्टर क्लास का लेवल होता है। तो वो देख के मोफैन बोलता है अरे गुरुजी थैंक यू सो मच कि आप मेरी पार्टनर है, मुझे प्लीज आपके साथ लेके चलिए। फिर उसके बाद रात में वो मोफैन को खाना खिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि पंखे तुझे हंटर क्यों बनना है। तो हमारा पंखा बोलता है कि सर मुझे हंटर असल में इसलिए बनना है क्योंकि मुझे और सारे रिसोर्सेज चाहिए अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन मेरा कॉलेज मुझे इतने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे बाहर जाके उसे पैसे कमा के खुद से खरीदना पड़ेगा। फिर उसके बाद रात में मोफैन अपने घर निकलता है तो ये बुढ़ऊ की ग्रैंड डॉटर उससे पूछती है कि दादाजी आपने इस बंदे को क्यों हायर किया। तो बुढ़ऊ बोलता है कि मेरी छोटी वाली बेटी, इसका रीजन ये है कि ये बंदे के अंदर बहुत सारे स्ट्रेंथ है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है, तो हमें इसे हायर करने के बाद एक मिशन देने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर अगले दिन मोफैन अपने स्कूल के बाद एक कैब पकड़ता है और वो जाता है हमारी छोटी वाली बच्ची से मिलने के लिए, लेकिन उसके कैब में 3 और लड़कियां बैठी होती है जो लोग उसकी बेइज्जती करती है, बोलती है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने अपने बीच के साथ हमारे पूरे सबसे हैंडसम बॉय को डिस्ट्रॉय कर दिया था, हम तुमसे बात नहीं करना चाहती है। इसके बाद जब मोफैन यहाँ पहुंचता है तो वो हमारी छोटी वाली बंदी से बात करता है और बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। तो वो इसको दिखाती है कि उसने हर जगह सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लिया होता है और वो इनके घर के अंदर जाके देख रही होती है और तभी वो देखती है कि जो ये पत्नी आई हुई होती है वो असल में नहा रही होती है। तो ये बोलते हैं कि ध्यान से देखो ये नहा रही है इस वक्त। तो मोफैन खुशी खुशी इस सीन को देखता है, उसे लगता है कि उसे कुछ अच्छा देखने मिलेगा, लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि ये जो औरत है ये एक इंसान नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने उसकी स्किन को निकाल के बाहर रखा होता है और वो उसके बाथरूम में
बाथरूम में से अपना हाथ बाहर निकालती है, स्किन को अपने पास खींचती है और उसे पहन लेती है। तो ये देख के मो फैन एकदम टेंशन में आ जाता है। असल में असली कल्प्रिट ये औरत ही है। उसके बाद हमारी छोटी वाली लड़की मो फैन को बोलती है कि ये जो मॉन्स्टर है ना, ये शायद लड़कियों को मारने की कोशिश करेगी क्योंकि इसको एक नया होस्ट चाहिए। तो मो फैन तुम यहाँ से जंप मार के बाहर जाओ और सब लोगों को जाके देखो इस एरिया में कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो 20 साल से कम उम्र की है और वो मेजेस है, क्योंकि इसको पावरफुल मेज चाहिए होंगे। मीनवाइल मैं कैमरा के ऊपर इस पे ध्यान दे दूं कि क्या कर रही है। तो मो फैन बिल्डिंग से नीचे जंप मारता है और अपने कॉल पे बात करके उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आसपास कहाँ पे लोग हैं। तो तभी वो एक कपल को देखता है जो लोग किस कर रहे होते हैं, तो वो उन लोग को रोक देता है और वहां से भाग जाता है। फिर ऐसे ही वो एक बिल्डिंग के रूम में घुसता है जहाँ पे 3 मेजेस होती है लड़कियां, और ये उसके स्कूल की ही लड़की लोग होती है। ये इनके घर में घुसता है और उससे पूछता है कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग ठीक हो कि नहीं। तो ये लड़की बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरे घर में कैसे घुस रहे हो। और तभी इसके सामने एक लड़की को ये मॉन्स्टर अटैक कर देती है जो कि इनके घर में ही होती है। तो मो फैन भाग के जाता है अंदर वाले रूम में, तो देखता है कि ये जो मॉन्स्टर होती है इसने असल में एक लड़की के पेट को फाड़ दिया होता है और उसके पेट से बहुत खून निकल रहा होता है। तो मो फैन अपना फायर वाला एबिलिटी एक्टिवेट करता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तब से ही वहां से भाग जाती है। तो उसके बाद मो फैन अपना शैडो स्टेप यूज करके इसका पीछा करने लगता है इसको पकड़ने के लिए। और ये जो मॉन्स्टर होता है ये एकदम चिपकली के जैसे दिखता है, तो मैं इसको चिपकली वाली मॉन्स्टर बोलने वाला हूँ। मो फैन इस चिपकली का पीछा करता ही रहता है कि तभी ही उसको वो छोटी वाली बंदी कॉल करके बोलती है कि मो फैन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो चुका है। प्रॉब्लम ये है कि इस लड़की का जो हस्बैंड था ना वो भी एक चिपकली ही है और वो इनके बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम फटाक से जाओ और उसको बचाओ। तो हमारा पंखा अपना शैडो एबिलिटी यूज करता है और भाग के जाता है और इस बंदे के पीछे खड़ा हो जाता है और वो अपने थंडर मैजिक से इसको हमला करता है। तो ये चिपकली पीछे घूम के इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी ही वो अपना शैडो स्टेप यूज करके बच्चे को पकड़ता है और उसको सेफली पकड़ लेता है। जब मो फैन ने इस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ा होता है तभी यहाँ पे वो फीमेल चिपकली भी आ जाती है। तो मो फैन यहाँ से भागने के लिए अपने बूट्स को एक्टिवेट करता है और वहां से लाइटनिंग की स्पीड से भाग के बाहर निकलता है बच्चे को लेके। वो वहां से भाग रहा होता है और ये मॉन्स्टर्स उसका पीछा करने के लिए आगे आगे निकलते रहते हैं। फिर हमारा पंखा अपना फायर वाला एबिलिटी यूज करता है और इन दोनों चिपकलियों को जला देता है। उसके बाद वो जाके चेक करता है कि वो तीनों लड़कियां ठीक है कि नहीं, लेकिन वो लोग हॉस्पिटल निकल गई होती है। तो हमें दिखाते हैं कि यहाँ में से जो मेल वाली चिपकली होती है वो तो खत्म हो गई होती है, लेकिन वो फीमेल वाली चिपकली भाग गई होती है। तो तभी हमारी ये छोटी वाली बच्ची जाके इस आदमी को चेक करती है और बोलती है कि इसके ऊपर असल में वो फीमेल चिपकली ने हमला किया था और उसने इसके अंदर एक पैरासाइट को डाल दिया था जिसने इसको चिपकली में कन्वर्ट कर दिया था। वेल हमें इसे ठीक करना पड़ेगा, अगर ये खत्म हो गया तो हमारे सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन सो के उठता है और वो असल में टोटल 2 दिन तक सो रहा होता है, वो इतना थक चुका होता है। उसके बाद वो अपने स्कूल के टेरेस के ऊपर बैठ के मेडिटेशन करता रहता है और उसके गले का लॉकेट चमकने लगता है और उसका लॉकेट वापस से नेबुला रेंज में घुस जाता है और वो नई नई एबिलिटी अनलॉक करता है। इसमें से पहली एबिलिटी होती है एक्सप्लोडिंग फायर, फिर होता है फायरी फिस्ट, उसके बाद आता है रोरिंग थंडर, फिर आता है लाइटनिंग बोल्ट, उसके बाद आता है शैडो स्विफ्ट और शैडो स्पाइक, और उसके साथ ही साथ 7वां होता है डायमेंशनल समनिंग। ऐसे ही वो 7 नए एबिलिटी सीख जाता है एक ही सिंगल मेडिटेशन वाले सेशन में। तभी मो फैन का दोस्त उसके छत पे पहुंच जाता है और बोलता है कि अरे पंखे तू यहाँ बैठा हुआ है, तुझसे मिलने के लिए एक लड़की आई है, जा उससे मिल ले, और ये ले मेरे पास 2 टिकटें हैं, उसको डेट पे लेके जा। तो हमारा पंखा नीचे जाता है और ये लड़की से मिलता है। ये लड़की कोई और नहीं हमारी छोटी वाली बेटी ही होती है। तो मो फैन इसको मिल्क शेक पकड़ा देता है और ये स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक होता है। फिर उसके बाद ये छोटी लड़की अपना लैपटॉप खोलती है और मो फैन को दिखाती है कि उसके अंदर उसने एक ट्रैकर लगाया होता है जिससे उसे मालूम पड़ता है कि ये पैरासाइट वाली मॉन्स्टर कहाँ पे है। तो वो बोलते कि देखो ये जो रेड वाला डॉट है ये वो चिपकली है और ये जो ब्लैक वाला डॉट है ये हमारा पोजीशन है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चिपकली और हमें इस चिपकली को पकड़ना है और उसी के साथ साथ हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तभी ही कुछ खतरनाक होता है। यहाँ पे सिर्फ एक रेड डॉट नहीं होता है, यहाँ पे 10 रेड डॉट, 20, 30, 40 हजार ऐसे एक एक करके हजारों रेड डॉट आने लग जाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है, इतने सारे चिपकली कहाँ से आ रहे हैं, और वो सब के सब यहाँ पे गैदर होते हैं इनके स्कूल में। तो ये बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे रेड डॉट यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन और तो ये छोटी वाली बच्ची दोनों ही स्कूल के अंदर भाग रहे होते हैं। तो वो इसको बोलती है कि तुम क्यों भाग रहे हो और कहाँ जा रहे हो, स्कूल तो एकदम खाली दिख रहा है। तो वो कहता है कि स्कूल खाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब लोग एक कॉन्सर्ट में जा रहे हैं और वो कॉन्सर्ट स्कूल के जिम में होने वाला है, इसीलिए सब लोग वहाँ पे घुसे हुए होंगे। और ये जो हमारी चिपकली है वो एक क्वीन चिपकली में कन्वर्ट हो गई है और वही बाकी लोग को कन्वर्ट कर रही है छोटी छोटी चिपकलियों में। तो वो यहीं पे अटैक करने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर हमारा मो फैन और तो और एक छोटी बच्ची एक एक करके सबको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं भाई तू हट जा, हमको ये कॉन्सर्ट को एंजॉय करने दे। तभी मो फैन चेक करता है कि उसके लैपटॉप के अंदर बहुत सारे रेड डॉट इस कॉन्सर्ट के अंदर घुस रहे होते हैं। तो फिर हमारी छोटी बच्ची मो फैन को बोलती है कि मैं हंटर एसोसिएशन को कॉल करती हूँ ताकि वो लोग यहाँ पे आएंगे और इस मैटर को संभालेंगे। तो हमारा मो फैन बोलता है कि नहीं, मुझे अंदर जाके इन लोग को बचाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग जब तक यहाँ आएंगे तब तक सब लोग डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। तो तुम एक काम करो, तुम हंटर एसोसिएशन को कॉल करो और मैं अंदर घुस के इनको बचाता हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं इन पैरासाइट्स को रोक कैसे सकता हूँ। तो वो कहती है कि जब तुम इन लड़कियों के ऊपर अटैक करोगे और वो लोग बेहोश हो जाएंगे तो उसके बाद तुम उनके थंब को काट देना, तो उनके थंब के अंदर से पैरासाइट बाहर निकल जाएगा और ऐसे ही तुम उन पैरासाइट्स को मार सकते हो। फिर उसके बाद मो फैन अंदर घुसता है उसके स्कूल के, तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिम के अंदर। तो वो बोलता है यहाँ पे इतने लोग क्यों है, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होने वाली है, यहाँ पे हर जगह वो चिपकलियां भी होने वाली है और बहुत सारे लोग भी होने वाले
है, अब मैं क्या करूं। फिर ऐसे ही वो अंदर अंदर घुस रहा था कि तभी वो छोटी बच्ची उसको बोलती है कि पंखे तेरे ठीक सामने एक छिपकली है। तो मोफैन बोलता है कि नहीं, मुझे तो छिपकली नहीं दिख रही है। लेकिन तभी ही वहां पे उसके ऊपर से एक छिपकली नीचे कूदी है। तो वो बोलता है ओके, तो तुम यहाँ पे हो। फिर मोफैन उसको अपने पास बुलाता है और उसके ऊपर लाइटनिंग मैजिक यूज करता है। उसके बाद वो वापस से खड़ी हो जाती है। तो मोफैन उसके ऊपर फायर मैजिक यूज करता है और वो पूरी तरह से जल जाती है। उसके बाद मोफैन वो लड़की के पास जाता है और उसके ऊपर से उसकी स्किन को फाड़ता है, जो कि वो छिपकली की स्किन होती है। तब वो देखता है कि उसके अंदर एक लड़की ठीक से होती है और वो उससे पानी मांगती है। तो मोफैन जाके उसके लिए पानी लाता है। उसको पानी देने के बाद मोफैन वहां से निकलता है और तब हमें मालूम पड़ता है कि उनके स्कूल में कम से कम 200 से 300 छिपकलियां घुस चुकी है, जो कि एकदम खतरनाक चीज है। फिर उसके बाद मोफैन आगे आगे बढ़ता है तो वो एक दीवार के पास पहुंचता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि उस दीवार के उस तरफ 2-4 छिपकलियां हैं। तो वो घूम के जब दीवार के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पे एक छिपकली एक लड़की को दीवार पे चिपका के खा रही होती है। तो ये देख के मोफैन का दिमाग सटकता है और वो अपना फायर मैजिक यूज करके वो छिपकली के ऊपर हमला करता है। फिर वो छिपकली भागने लगती है तो मोफैन उसके ऊपर लाइटनिंग मैजिक यूज करता है, फिर वापस से फायर मैजिक यूज करता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके अंदर एक और लड़की होती है, जो कि इस वक्त एकदम से बुरी हालत में होती है। तो मोफैन उसको एक कपड़ा पहनाता है और उसके हाथ से उसके थंब को काट देता है। फिर जैसे ही वो काटता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकलता है। फिर वो उस कीड़े को पकड़ के तोड़ देता है। तभी मोफैन को मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की होती है वो असल में एक हीलिंग मैजिक करने वाली बंदी होती है। तो वो उसको बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम ये लड़की को ठीक कर दो, फिर उसके बाद तुम नीचे वाले फ्लोर पे जाके बैठ जाना और वहां जाके मैं एक एक करके लड़कियों को भेजूंगा और उन सबको हील करते रहना। ऐसा बोल के मोफैन वहां से निकलता है अंदर की तरफ। तो जैसे ही देखता है तो वहां पे उसके आसपास 3-4 और छिपकलियां होती है। लेकिन वो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई छिपकली है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ नॉर्मल लड़कियां हैं। लेकिन वो जैसे ही अपना नजर घुमाता है तो देखता है कि वो सब लड़कियां छिपकली में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे 5-6 हो जाती है और ये लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तो वो अपने जूते को यूज करता है और वहां से भाग के निकलता है और इन लोग को एक गेट के पास खड़ा करके इनके ऊपर हेवनली फायर यूज करता है और उसके बाद वो सबको एक एक मुक्का मार मार के जच्चाने लगता है और ऐसे ही यहाँ पे और 7-8 लड़कियों को बचा लेता है। अभी हमारा मोफैन बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है और ये एक एक करके सारे के सारे छिपकलियों को मार रहा है। तो ऐसे ही इसे बहुत एक्सपीरियंस मिलने वाला है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन के पीछे वापस से 7-8 छिपकली पड़ गई होती है और वो भाग रहा होता है। मीनवाइल उसका जो रूममेट होता है हैंडसम बॉय, वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा रहता है और थोड़ा सा फ्लर्टिंग कर रहा होता है। वो उसे किस करना चाहता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड देखती है कि उसके पीछे एक और छिपकली होती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है अरे हमारे पीछे एक मॉन्स्टर है, लेकिन ये बंदा उसकी बात यकीन नहीं करता है और उसको किस करने लगता है। तो तभी ये छिपकली उनके ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी हमारा हैंडसम बॉय अपना लाइट मैजिक यूज करके इस छिपकली को ठीक कर देता है। उसके बाद हैंडसम बॉय मोफैन को कॉल करता है और बोलता है कि भाई तू कहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए, मुझे तेरी जरूरत लगेगी। तभी मोफैन बोलता है अबे साले तूने मुझे कॉल क्यों किया, मेरे पीछे मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं, मेरे पास टाइम नहीं तेरे पास आने का। तो वो बोलता है एक सेकंड मोफैन, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही, लगता है तुम मेरे आसपास ही हो, तुम उन मॉन्स्टर्स को मेरे पास लेके आओ ताकि हम लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करें। तो ऐसे ही मोफैन उन लोग को लेके जाता है हैंडसम बॉय के पास। फिर यहाँ पे घुसने के बाद मोफैन हैंडसम बॉय को बोलता है कि अबे भाई तू यहाँ पे तेरी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास कर रहा है और यहाँ मेरी जान की वाट लगी पड़ी है, कैसा दोस्त है बे तू। तो हैंडसम बॉय बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी एक छिपकली के ऊपर हमला करके उसको ठीक किया, ये देखो यहाँ पे उसकी छिपकली की खाल पड़ी है। तो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है। और फिर मोफैन बोलता है भाई तेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है यार। उसके बाद इनके सामने वाला डोर पे ठक ठक होने लगता है और उसमें से छिपकलियां आने वाली होती है। तो ये लोग अपने मैजिक अटैक को चार्ज अप करके रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे मॉन्स्टर हंटर एसोसिएशन के लोग पहुंच गए होते हैं और यहाँ पे जो इनका बॉस होता है उसके पास एक पोकेमॉन टाइप वाला मॉन्स्टर होता है जो कि उसके कमांड के अंडर होता है। तभी उसको एक लड़की आके सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देती है, बोलती है कि सर यहाँ पे असल में एक क्वीन स्केली मॉन्स्टर छिपकली है और उसने अपना पैरासाइट सबके अंदर स्प्रेड करके सारी की सारी लड़कियों को वो एक और छिपकली में कन्वर्ट कर रही है और ऐसे ही वो सबको कंट्रोल कर रही है। हमें इस क्वीन को पकड़ के मारना पड़ेगा, हम जैसे ही इसे मार देंगे वैसे ही सारे की सारी लड़कियां ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने डायरेक्टली इसके अंदर अटैक किया तो क्वीन अपने अंदर से सिग्नल भेज के इन सारी की सारी लड़कियों को खुद ही मार सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो हमें कैसे भी करके इस चीज को संभालना पड़ेगा इस तरह से कि हम लोग इस क्वीन को मार भी दे और वो क्वीन को पता भी नहीं चले कि उसके ऊपर हम लोग हमला कर रहे हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे सब डोर तोड़ के सारी की सारी छिपकलियां अंदर घुस गई होती है। तो हमारा हैंडसम बॉय अपना प्यूरिफिकेशन मैजिक एक छिपकली के अंदर डालता है और उसका पेट फूलने लगता है। उसके बाद उसका पेट फटता है और वो लड़की ठीक हो जाती है। तभी ही मोफैन उन लोग के ऊपर अपना लाइटनिंग मैजिक मारता है। तो फिर ये सब छिपकली वहां से भागने की कोशिश करती है। तो मोफैन अपने शूज को यूज करके एक छिपकली के मुंह पे लात मारता है। उसके बाद हमारी ये जो हैंडसम बॉय की गर्लफ्रेंड होती है इसको हम बोलते हैं ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, ये अपना आइस मैजिक यूज करती है और इन सब छिपकलियों को रोक देती है और पूरे के पूरे एरिया में बर्फ जमा देती है। तो सबकी सब छिपकलियां जम जाती है और फिर इसके बाद हैंडसम बॉय अपना लाइट मैजिक यूज करके सारी की सारी लड़कियों को ठीक कर देता है। तो मोफैन बोलता है कि ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड तुम भी एक लेवल 2 की इमेज हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इन लोग के स्कूल के टीचर्स ने पूरे के पूरे स्कूल को लॉकडाउन मोड में डाल दिया होता है ताकि इसमें से कोई भी छिपकली बाहर न निकले और ये इन्फेक्शन किसी और को न फैले। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन के लोग भी आते हैं और वो लोग इनसे बात करते रहते हैं। तभी यहाँ पे ये हमारी छोटी वाली लड़की आती है और वो बोलती है कि मैंने मेरे एक मेल पार्टनर को अंदर भेजा है जो कि इन सब छिपकलियों को मार रहा है और उसमें से लड़कियों को बचा रहा है और हमें कुछ न कुछ करके इनको रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे सारी की सारी छिपकलियां जमा हो रही है जिम के अंदर और वो लोग वहां जाके कुछ न कुछ करने वाली है। तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। मीनवाइल इन लोगों को कंट्रोल
कंट्रोल कर रही है स्केली क्वीन चिपकली, जिसे हमें पकड़ के सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। तो तुम कोई भी ऐसा अटैक मत करना जिससे उसे मालूम पड़ जाए कि हम लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसे मालूम पड़ गया तो वो सारी की सारी लड़कियों को खत्म कर देगी। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ तुम टेंशन मत लो, वैसे तुम्हारे मेल पार्टनर कौन है? तो वो कहती है मेरा मेल पार्टनर है मो फैन, और उसका नाम सुन के इनके टीचर के अंदर जान में जान आती है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि मो फैन यहाँ पे सेफ्टी वाले रूम में होता है जहाँ पे ये हीलिंग मेल सबको हील कर रही होती है। तो उसको कॉल आता है और उसको बोला जाता है कि मो फैन तुम्हें अकेले ही इस स्केली क्वीन को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने इनको नहीं मारा अकेले तो बाहर से मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन अंदर आएगी और जैसे ये लोग अंदर एंट्री लेंगे तो स्केली क्वीन सबकी सब लड़कियों को मार देगी, क्योंकि उसे समझ जाएगा कि वो खतरे में है। तो मो फैन बोलता है ठीक है मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए बहुत अच्छा इनाम चाहिए। तो इनका सर बोलता है ठीक है मो फैन तुम्हें अच्छा इनाम मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। फिर उसके बाद मो फैन और हैंडसम बॉय दोनों ही स्कूल के अंदर ऊपर जाते हैं इन सब मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तभी मो फैन हैंडसम बॉय को बोलता है कि हैंडसम बॉय सुनो, प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मॉन्स्टर्स है ये लोग अभी और ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अंदर आओ और इनसे हार जाओ, तो मुझे तुम इन्हें अकेले संभाल दो। तो हैंडसम बॉय बोलता है देखो मो फैन, मैं जानता हूँ कि तुम ये इसलिए करो क्योंकि तुम्हें पैसे कमाने हैं और तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए, और मुझे भी यहाँ पे जो चीज चाहिए वो है फेम। तो हम लोग एक बेट लगाते हैं, एक सौदा करते हैं हम लोग कि तुम इन लोग को मारो और तुम्हें जो भी चाहिए रहेगा इंपॉर्टेंट चीज वो मैं तुम्हें खरीद के दे दूंगा मेरे पैसे से, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। लेकिन जब तुम इस स्केली क्वीन को मारोगे तो तुम सब लोग को ये कहोगे कि उसको मैंने मारा है ताकि मुझे मेरा फेम मिल जाए। तो मो फैन बोलता है ठीक है, लेकिन मुझे इसके बदले में चाहिए होगा एक विंग वाला इक्विपमेंट। तो वो बोलता है नहीं ये बहुत ज्यादा मांग रहे हो तुम कुछ और मांगो। तो मो फैन बोलता है ठीक है तो मैं मांगता हूँ तुमसे एक लाइटनिंग स्पिरिट, तुम ये तो मेरे लिए कर सकते हो। तो हमारा हैंडसम बॉय बोलता है भाई तू मुझसे इतनी महंगी चीजें क्यों मांग रहा है, चल ठीक है मैं तेरे लिए हैंडसम बॉय होने के नाते तुझे एक लाइटनिंग स्पिरिट दे दूंगा, और अभी एक ऑक्शन होने वाला है वहां से जाके मैं वो स्पिरिट को खरीद लूंगा, लेकिन तुम मुझे फेम दोगे। तो हमारा मो फैन बोलता है ठीक है इसका टेंशन तू मत ले, अब हमारा सौदा बन चुका है। लेकिन तभी ये बोलता है कि मो फैन तुम्हें अगर एक विंग वाला इक्विपमेंट चाहिए तो अभी 2 साल के बाद एक टूर्नामेंट होने वाला है हंटर्स का, उसमें फर्स्ट प्राइज वही होने वाला है। तो तुम एक काम करो, तुम उस टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें ये विंग वाला इक्विपमेंट भी मिल जाए। यहाँ पे असल में मो फैन ये विंग वाला इक्विपमेंट अपनी बहन के लिए मांग रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे 3rd फ्लोर पे सब लोग कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। मीनवेल वहाँ पे एक लड़की वॉशरूम में लिपस्टिक लगा रही होती है और तभी उसके ऊपर एक चिपकली हमला करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर मो फैन और हमारा हैंडसम बॉय ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो लोग एक एलीवे में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे हर जगह से इनके ऊपर लड़कियां हमला करती है जो कि चिपकली होती है। तो मो फैन को हैंडसम बॉय बोलता है कि मो फैन एक काम करो, तुम तुम्हारा शैडो मैजिक यूज करके यहाँ से निकल जाओ, मैं इन सब लड़कियों को संभालता हूँ क्योंकि तुम्हारे को मारना है मेन बॉस को, तो तुम उसको संभालो, इन लोग को मैं संभाल लूंगा। तो मो फैन बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि इस जो कॉन्सर्ट की सबसे मेन आइडल होती है वो अपना स्पेशल एंट्री मारने के लिए जा रही होती है, तो उसको एक एलिवेटर से जंप मारना होता है। तो वहां पे एक एलिवेटर ऑपरेटर होती है, वो उसको लेके जाती है एलिवेटर के अंदर और इन सब चीजों को मो फैन देख रहा होता है। जैसे ही लड़की वो एलिवेटर के अंदर घुसती है तो वो ऑपरेटर बोलती है कि आज तुम यहाँ की मेन स्टार नहीं हो, यहाँ की मेन स्टार मैं हूँ। ऐसा बोल के वो अपने आप को अपने चिपकली फॉर्म में कन्वर्ट करती है और हमको मालूम पड़ता है ये क्या ही वो बंदी है जो की है द क्वीन चिपकली, और ये हमारी आइडल को चाटने लगती है और बोलती है कि अब मैं तुझे खाऊंगी और मजे करूंगी। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग भाग नहीं पाते हैं, और जो हमारी डीजे होती है वो भी एक चिपकली होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कॉन्सर्ट के अंदर बहुत सारे लोग जमीन पे पड़े हुए रहते हैं और उनका खून निकल रहा होता है, और हमारी जो क्वीन चिपकली होती है वो हमारी आइडल को चाट रही होती है और बोल रही होती है कि आज तो हम लोग बहुत मस्त खाना खाएंगे, तेरी बॉडी इतनी सॉफ्ट है कि मैं तुझे बहुत टाइम तक खाऊंगी और तेरी बॉडी को अपना नेक्स्ट होस्ट बनाने वाली हूँ मैं, तू तो एक मेज है तो तू रो क्यों रही है। और इतने में मो फैन वहाँ पे एंट्री मारता और बोलता है और मेरी क्वीन कैसी हो तुम, हम लोग आखिर वापस मिल ही लिए। तो मो फैन को देख के ये क्वीन चिपकली ऊपर जंप मारती और बोलती अब बेटा मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ, तो तुझे क्या लगता है कि तू अब वापस से भाग पाएगा मुझसे। और वो बोलती है कि तू मुझ पर अटैक कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं अभी जिस लड़की को कंट्रोल कर रही हूँ वो एक इनोसेंट लड़की है। तो मो फैन अपने आसपास एक बोन शील्ड बनाता है और ये चिपकली उसके ऊपर अपने जीप से हमला करने लगती है और इसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो मो फैन का शील्ड तोड़ देता है। तो मो फैन बोलता है अगर इसने मेरा शील्ड तोड़ दिया है तो इसका ये मतलब है कि ये अभी अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है और ये अभी वॉरियर लेवल मॉन्स्टर बन चुकी है जो कि बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। फिर उसके बाद मो फैन के ऊपर ही वापस से अटैक करती है लेकिन मो फैन अपने शैडो वाले एबिलिटी को यूज करके वहां से निकल लेता है और हमारी आइडल के पास जाके उसको बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से भागो और जाके सारे के सारे लाइट को एक सिंगल जगह के ऊपर फोकस कर दो ताकि मैं मेरे शैडो वाले एबिलिटी को यूज करके इस चिपकली को मार सकूं। तो वो बोलती ठीक है। उसका हमारा पंखा हवा में जंप मारता है और इस चिपकली के ऊपर फायर मैजिक मारता है लेकिन इस चिपकली को उससे कुछ नहीं होता है और वो जलते हुए मो फैन का पीछा करती रहती है। तो हमारा पंखा बोलता है कि इसकी जल नहीं रही क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर जो स्केल्स लगे हुए वो बहुत ही हाई
हाई लेवल के हैं और मेरा स्पिरिट वाला फायर मैजिक भी किसी काम में नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो वो फिर अपना रोज वाला अटैक यूज करता है जिसके अंदर वो उसके स्पिरिट की सारी फायर पावर यूज करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ नहीं होता है और चिपकली पंखे के ऊपर कूद के उसको दबाने लगती है और उसकी बॉडी को काट देती है। तो मोफैन उसके आंखों के ऊपर अपना फायर मैजिक मारता है जो थोड़ा इफेक्टिव तो होता है, लेकिन मोफैन की बॉडी इस वक्त बहुत ज्यादा ही डैमेज हो गई होती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारे हैंडसम बॉय ने बहुत सारी चिपकलियों को हरा दिया होता है, लेकिन उसकी हालत भी खराब हो गई होती है। तो उसके ऊपर और 5-6 चिपकली हमला करती है, तो हैंडसम बॉय एकदम से हारा हुआ रहता है। तब तक यहाँ पे ये क्वीन चिपकली बहुत सारी लड़कियों के ऊपर हमला करके उनकी बॉडी को काट रही होती है। तब से मोफैन को छोटी बच्ची कॉल करती है और बोलती है मोफैन तुम ठीक हो ना? तो मोफैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उतने में ये क्वीन चिपकली मोफैन के ऊपर हमला करती है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी चिपकलियां भी आ जाती है। तो मोफैन बोलता है कि अरे बाप रे, अब तो मैं फंस चुका हूँ इनके बीच में। लेकिन तभी ही मोफैन को हमारी छोटी बच्ची वापस से कॉल करती है और बोलती है कि मोफैन तुम अब वहां से भाग जाओ, क्योंकि वो चिपकली अभी कोई नॉर्मल चिपकली नहीं है, वो एक वॉरियर लेवल की चिपकली बन चुकी है और तुम्हारा लेवल इतना हाई नहीं है कि तुम उसको हरा पाओ। तो अभी तुम्हें वहां से निकलना पड़ेगा और मॉन्स्टर हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को वहां पे जाके हमला करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि बाकी सारी की सारी लड़कियां वहां पे मर जाएगी, तो तुम्हें उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो हमारा पंखा बोलता है कि नहीं, मैं इन लड़कियों को मरने नहीं दूंगा, तुम मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम और दो, मैं इसको संभाल सकता हूँ। तो मॉन्स्टर हंटर के लोग बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम वहां से हट जाओ, हमें अंदर एंट्री लेने दो। तो बोलता है कि नहीं, आप मुझे सिर्फ 10 मिनट देते दीजिए। तो जो मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप का बॉस होता है वो बोलता है ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट है, उसके बाद मैं अंदर एंट्री मारूंगा। तब तक अगर तुमने उस चिपकली को मार दिया तो ठीक है, वरना सारी लड़कियां मर जाएगी। तो मोफैन बोलता है ठीक है। उसके बाद मोफैन बोलता है सिर्फ तेरे पास ही दोस्त नहीं है, मेरे पास भी दोस्त है। ऐसा बोल के मोफैन अपने पावर रेंजर मोड में जाता है और वो उसके सारे के सारे टैलेंट को एक साथ यूज करके उसके समनिंग मैजिक को यूज करता है और वो बुलाता है सोनिक को। बाय द वे, आई होप आप लोग को याद है कि मैंने आपसे कहा है कि आप लोग को इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि हमें इस ब्लू डॉगी का नाम क्या रखना चाहिए। फिलहाल मैंने इसका नाम सोनिक रखा है, लेकिन जिस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक मिलेगा मैं उस कमेंट के नाम को नेक्स्ट वाले वीडियो में यूज करने वाला हूँ इस डॉगी के लिए। तो हमारा सोनिक एंट्री मारने के बाद ही सैंड मैजिक यूज करता है और बहुत सारी चिपकलियों को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हमारा सोनिक हमला करता है क्वीन के ऊपर। तो क्वीन अपनी और सारी चिपकलियों को समन करती है और वो लोग मोफैन को पकड़ लेते हैं, लेकिन डॉगी आके मोफैन को बचाता है। वो सारी की सारी चिपकलियों के ऊपर हमला करता है और उनको दूर दूर भगाता रहता है। तो मोफैन बोलता है कि तुम तो बहुत बेस्ट हो मेरे भाई। तो ये सब देख के हमारी चिपकली इस मौके का फायदा उठाती है और मोफैन के ऊपर हमला करती है, लेकिन मोफैन तभी उसका शैडो शिफ्ट शटल यूज करता है और वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद मोफैन इस चिपकली को थोड़ा बेवकूफ बनाता है और आईने के सामने खड़ा हो जाता है। तो ये चिपकली आईने पे हमला करती है और वो फंस जाती है। उसके बाद मोफैन अपना हेवनली फायर फिस्ट यूज करता है और उसके साथ ही साथ वो रोज मैजिक को भी यूज करता है और वो ऐसा हमला करता है कि ये चिपकली पूरी तरह से जल जाती है। तो मोफैन बोलता है लगता है कि तुम खत्म हो गई हो। ऐसा बोल के मोफैन उसके पास जाता है और बोलता है अरे बाप रे, बहुत बास आ रही है तेरे में से तो यार। लेकिन तभी ये चिपकली अपने जले हुए बॉडी के साथ खड़ी होती है और मोफैन के ऊपर हमला करने के लिए आती है। तो मोफैन अपने सारे के सारे कार्ड्स को खोलता है और यूज करता है उसका लाइटनिंग मैजिक और एक सिंगल शैडो नेल के साथ वो इस चिपकली को बीच हवा में रोक देता है, क्योंकि उसके परछाई के ऊपर उसने एक नेल मार के रखा होता है। फिर वो आराम से अपना थंडर मैजिक कास्ट करता है और चिपकली के ऊपर एक लाइटनिंग बोल्ट गिराता है। ये सीन बहुत ही इंसेन होता है। आसमान से एक लाइटनिंग का बोल्ट गिरता है और चिपकली वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद मोफैन खड़ा होता है और उसका लॉकेट आगे निकल के ये चिपकली की आत्मा को अपने अंदर खींचता है। तो मोफैन बोलता है कि वाओ, तो तुम फाइनली एक वॉरियर लेवल के मॉन्स्टर की आत्मा को भी अपने अंदर खींच पा रहे हो, ये तो बहुत सही हो रहा है। फिर उसके बाद मोफैन बोलता है कि मैं शायद से इसकी आत्मा को बेच भी सकता हूँ। इतने ही टाइम में वहां पे एंट्री मारते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के लोग और ये बंदा अपने पोकेमॉन के साथ अंदर एंट्री मारता है। और जैसे ही मॉन्स्टर एसोसिएशन के लोग अंदर घुसे तो वो लोग बोलते हैं अरे लगता है कि वो चिपकली मर गई, हमारे बॉस ने उसे एक झटके में मार दिया। लेकिन उनका बॉस यहाँ पे आके बोलता है नहीं, वो चिपकली को मैंने नहीं मारा है, उसको मारा है उस स्टूडेंट ने। और ऐसे ही सारी की सारी लड़कियां सेफ है। तो ये सुन के ये फेक निंजा बैंड वाला बंदा एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद हमारी हीलिंग में यहाँ पे आती है और मोफैन को हील करने लगती है और हमारी छोटी वाली बंदी बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकले यार। उसके बाद हैंडसम बॉय यहाँ पे आता है और बोलता है मोफैन हमारा डील याद है ना? तो मोफैन बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम जाओ और सबको बोल दो कि तुमने मारा उस क्वीन को, मीनवाइल मैं यहाँ पे लेट रहा हूँ। तो छोटी वाली बंदी बोलती तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तुम्हारा फेम उसके हाथ में क्यों जाने देते रहे हो? तो मोफैन बोलता है कि मुझे फेम नहीं, मुझे पैसे चाहिए और वो बंदे से मैंने एक सौदा लगाया है और 2 साल के बाद मुझे ये पैसे यूज करके अपने आप को इतना लेवल अप करना है कि ताकि मैं मॉन्स्टर हंटिंग गेम्स में फर्स्ट आ सकूं और मेरे अपने लिए विंग्ड इक्विपमेंट ले सकूं। तो ये बोलते कि तुम्हें वो विंग्ड इक्विपमेंट क्यों चाहिए, तुम्हारे पास तो पहले ही उससे ज्यादा इफेक्टिव चीज है। मोफैन बोलता है ये चीज को तुम मेरे साथ ही रहने दो। तो बोलती है ठीक है तुम करो, तुम्हें जो करना है। फिर उसके बाद मोफैन को ये लोग एक स्ट्रेचर के ऊपर बाहर लेके जाते हैं हील करने के लिए। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो स्कूल की गॉडेस होती है वो अपनी दोस्तों के साथ चल के जा रही होती है और वो कहती है कि मेरे घर वालों ने मुझे कहा है कि मैं अभी स्कूल के अंदर नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी खतरनाक चीजें हो रही है, इसीलिए मुझे एक रूम रेंट लेना पड़ेगा। तभी उसकी दोस्त लोग बोलते कि हाँ ये बात तो सही है और उसमें से एक दोस्त बोलती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लाइट मैजिक वाले बंदे ने क्वीन को हरा दिया था। तो वो बोलती है हाँ लेकिन उसमें शायद पावर थी, हमें पता ना हो उसके बारे में। तभी इसमें से एक बोलती है मैंने ये सुना है कि शायद मोफैन ने उस चिपकली के क्वीन को हराया था। तो अभी असली में किसने हराया वो हमें नहीं पता है। ऐसे ही सारी की सारी लड़कियां और लड़के इसी टॉपिक पे बात करते रहते हैं कि असल में वो क्वीन को किसने हराया था। कोई बोलता है हैंडसम बॉय ने हराया था, कोई बोलता है कि मोफैन ने हराया था। तभी एक लड़की बोलती कि मैंने देखा था कि
जब वो क्वीन मो फैन के ऊपर कूदी थी तो मो फैन ने उसके ऊपर लाइटनिंग मैजिक यूज की, तो मुझे यही लग रहा है कि शायद मो फैन ने ही उसको हराया हुआ है। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, इसका ये मतलब है कि जो हैंडसम बॉय है ना उसके पास लाइट मैजिक भी है और लाइटनिंग मैजिक भी है, उसी ने हराया है, क्योंकि मैंने सुना है हैंडसम बॉय से ये। तो बोलती है ठीक है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन और हैंडसम बॉय दोनों ही अपने रूम में बैठे होते हैं और दोनों की हालत बहुत खराब होती है। तो मो फैन उससे बोलता है कि भाई तू मुझे मेरा लाइटनिंग स्पिरिट कब दे रहा है? तो हैंडसम बॉय बोलता है कि भाई तू 2 दिन रुक जा, 2 दिन के बाद एक ऑक्शन होने वाला है जहाँ पे वो लाइटनिंग स्पिरिट बिकने वाला है, तो मैं तुझे वहां मेरे साथ लेके चलूंगा और वहां से हम लोग लाइटनिंग स्पिरिट को ले लेंगे, और अगर तेरे पास भी कोई इंपॉर्टेंट चीज हो जो तू बेच सकता है तो तू चल मेरे साथ। तो मो फैन के दिमाग में आता है उसी वॉरियर लेवल वाली चिपकली के स्पिरिट के आधी आत्मा का। तो वो बोलता है कि मैं उसकी आधी आत्मा बेच सकता हूँ। ऐसा बोल के मो फैन और ये लोग जाते हैं ऑक्शन में। वहां पे मो फैन इसको दिखाता है कि उसके पास एक स्पिरिट पॉट होता है जो कि उसको उसके लॉकेट ने बना के दिया होता है। बोलता है कि इसके अंदर वो वॉरियर लेवल वाली बंदी की आत्मा है। तो ये देख के उसका दोस्त पागल हो जाता है, बोलता है कि भाई ये क्या जो डिब्बा है ना, ये डिब्बा ही 20 मिलियन का है और वो आत्मा इसके अंदर होके तो और बहुत प्राइस बिकने वाला है, तो तूने तो भाई जैकपॉट मार लिया है। ऐसा बोल के ये हैंडसम बॉय इससे ये पॉट लेता है और इसको देते देता है वो एसोसिएशन के पास ताकि वो लोग इसको बेच सके। उसके बाद ये लोग बैठते हैं और देखते हैं एक ही चीज का बिडिंग। सबसे पहले एक स्वॉर्ड आता है जो कि स्टार्टिंग होता है 10 मिलियन से बिड होना उसका। उसके बाद यहाँ पे आता है ये बंदा जिसके पास सिर्फ पिछले पार्ट में सिर्फ 2 सेकंड का स्क्रीन टाइम था। ये वही बंदा है जिसके ऊपर मो फैन ने एक सिंगल अटैक में इसको हरा दिया था। यहाँ पे आके मो फैन को बोलता है कि ओए तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेरी जगह है बाई चिंगफिंग की, तू जैसा गरीब आदमी यहाँ पे कैसे आ सकता है? तो मो फैन बोलता है तू कौन है बे? तो बोलता है मैं वही हूँ जिसको तूने लकीली हरा दिया था। तो मो फैन बोलता है अच्छा तू तो बहुत जल्दी हरा था, मुझे याद भी नहीं। तो ये सुन के इसका दिल टूट जाता है। फिर उसके बाद अगले सीन में यहाँ पे बिकता है थंडर स्पिरिट जो कि 28 मिलियन येन का बिकता है और ये मो फैन के दोस्त हैंडसम बॉय ने उसके लिए खरीद लिया होता है। उसके बाद ये बंदा बोलता है कि जो थंडर स्पिरिट है ये एक स्पेशल वाला थंडर स्पिरिट है क्योंकि इसके अंदर एक इनसेन पावर है। तो मो फैन बोलता है अरे ये तो एक्जैक्टली वैसे ही रेयर फायर स्पिरिट की जैसे, तो अभी मेरे पास 2 रेयर स्पिरिट्स हो गए, एक है रेयर थंडर स्पिरिट और रेयर फायर स्पिरिट। इसका ये मतलब है कि मैं बहुत आगे बढ़ने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है कि नेक्स्ट जो चीज बिकने वाली है वो है ये जायंट पीकॉक के अंडे। तो उसके आदमी एक वहां पे आके बोलता है कि सर ये चीज हमें नहीं बेचना है, हमें एक एक्स्ट्रा आइटम बेचना है। तो वो बोलता है एक्स्ट्रा आइटम क्या है? तो वो बोलता है ये एक्स्ट्रा आइटम है एक वॉरियर लेवल के स्पिरिट की आत्मा। तो ये देख के सब लोग बोलते हैं वो ये यहाँ पे कैसे आ गया? तो सब लोग इसके बाद इसका बिडिंग स्टार्ट करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि एक पैरासाइट मॉन्स्टर की आत्मा है तो इसका वैल्यू बहुत हाई है। स्टार्टिंग प्राइस होता है 12 मिलियन, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होकर 28 मिलियन तक पहुंचता है। तभी हमारा ये बाई चिंगफिंग बोलता है मैं इसको 29 मिलियन में खरीदूंगा और ये इसको खरीद लेता है। फिर ये स्पिरिट खरीदने के बाद मो फैन के पास जाके बोलता है कि देख भाई तेरी औकात नहीं है इतनी महंगी चीज खरीदने के लिए। तो मो फैन बोलता है भाई ये चीज मेरी ही है और मैंने ही इसको बेचा है। तो ये सुन के चंगी फंगी का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट आइटम और वो होता है ये वॉरियर लेवल मॉन्स्टर को ब्लॉक करने वाला शील्ड। तो ये मो फैन बोलता है मुझे ये खरीदना है और वो अपने जीते हुए 29 मिलियन में से इस शील्ड को खरीद लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मो फैन और हैंडसम बॉय रात को मस्त खाना खाते हैं और मो फैन बोलता है कि अभी मेरे पास अच्छा खासा पैसा आ गया है तो मैं खुद के लिए एक रूम देखूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन जाता है एक बिल्डिंग में एक रूम देखने के लिए। वहां पे जाने के बाद वो उस लैंडलॉर्ड से बात करता है रूम के लिए। तो वो बात करते रहेंगे तभी वहां पे एंट्री होती है हमारी गॉडेस की और तो और ये लड़की की, और ये दोनों भी यहाँ पे रूम देखने के लिए आई हुई होती है। तो ये लड़की मो फैन को देख के बोलती है अरे डीमन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसके बाद ये रूम मो फैन भी देखता है और हमारी लड़कियां भी देखती है। तो ये लड़कियां बोलती है कि हमें ये रूम चाहिए और मो फैन बोलते हैं मुझे भी ये रूम चाहिए। तो एंड में लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि एक काम करो तुम तीनों ही इस रूम को शेयर कर लो और एक साथ यहाँ पे रहो। तो इसका ये मतलब है कि भाई मो फैन की तो चांदी ही चांदी हो गई, वो अभी 2 लड़कियों के साथ इस रूम में रहने वाला है और उसमें से एक लड़की इस पूरे शो की सबसे ब्यूटीफुल बनती है। तो अब तुम लोग बोलो कि यार इस बंदे की नसीब अच्छी है कि नहीं। फिर उसके बाद ये लड़की जिसका नाम टूटू होता है वो बोलती है कि गॉडेस हमें काम करते हैं, हम ये रूम को इसके साथ शेयर करते हैं ताकि हमें रेंट कम देना पड़े। तो एंड में वो टूटू हमारी गॉडेस को समझा देती है और ये रूम ये तीनों साथ में शेयर करते हैं। तो मो फैन ऐसे ही सोफे के ऊपर लेट के टीवी देख रहा होता है कि तभी यहाँ पे टूटू गॉडेस से बात करती है और बोलती है कि तुम्हें जाना था ना कि ये बंदे ने तुम्हें कैसे हराया, तो तुम इससे बात करो और इसे दोस्ती करके रख लो। तो हमारी गॉडेस बोलती है कि नहीं ये जो बंदा है मो फैन ये मुझे अच्छा तो लगता है एज अ दोस्त, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे राइवल वाले क्लैन के बंदों के साथ भी दोस्त है तो मुझे इसे थोड़ा दूर रहना है। तो बोलती है अभी हम साथ में रूम शेयर कर ही रहे हैं तो शायद हम लोग क्लोज हो जाए। उतने में यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो लोग इन लोग का सामान इसके घर में रखते रहते हैं। तो उसमें से एक बंदा एक बड़े से खरगोश को इस बिस्तर पे रखने आता है। तो वो बोलता है ओए लड़के तू यहाँ पे क्यों सो रहा है, चल निकल यहाँ से। तो मो फैन बोलता है भाई ये मेरा ही रूम है तो मैं यहाँ पे सोता रहूंगा। तो इसी बीच में इस लड़के में और मो फैन में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो तभी यहाँ पे गॉडेस आती है और वो इन लोग की फाइट को रोक देती है और बोलती है कि मो फैन हमारे साथ इस रूम में रहता है। तो ये सुन के ये बंदे का जब दिमाग खराब होता है और यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। उसके बाद गॉडेस मो फैन को बोलती है कि मो फैन तुम थोड़ा सेफ रहना, ये बंदे थोड़े गुस्से वाले हैं और ये तुम पे वापस से हमला कर सकते हैं। तो मो फैन बोलता है मुझे कोई टेंशन नहीं है, हम तीनों वैसे भी साथ में रहने वाले हैं तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन अपनी बहन के साथ एक बर्फीले एरिया में गया होता है और उससे बातें कर रहा होता है और वो उसको बोलता है कि देखो मेरे दुनिया में एक सेइंग था कि दुनिया बहुत अच्छी होती है। तो उसकी बहन बोलती है भाई तुम बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, तुम दूसरी दुनिया से आए हो। तो मो फैन बोलता है कि मैं सही में दूसरी दुनिया से हूँ। तो उसकी बहन शिंगा ये बात पे यकीन करती ही नहीं है। यहाँ पे लोग ऐसी बातें करते रहते हैं और मो फैन उसको बोलता है कि उसको बहुत सारे पैसे मिल गए और इसीलिए वो उसकी पढ़ाई पे ध्यान दे सकता है और तो और उसके रिसर्च पे भी ध्यान दे सकता है। उसके बाद शिंगा उसको बोलती है कि वैसे भाई तुम्हें पता है कि हम लोग जिस सिटी में रहते थे वो सिटी का
काम ये था कि उसके जो एंसेस्टर लोग थे ना, वो लोग सीक्रेट स्प्रिंग को गार्ड करते थे। लेकिन जैसे 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 टाइम होता गया वैसे वैसे लोगों ने वो अपना जॉब छोड़ दिया और वहां पे नए नए लोग आने लगे। और वो लोगों ने जॉब क्यों छोड़ा है वो जानने के लिए तुम्हें एक सीक्रेट टूम में जाना पड़ेगा, जो टूम का नाम है कूडू टूम। ये टूम के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और यहाँ पे शायद तुम्हें तुम्हारे पावर को एक्टिवेट करने का मौका भी मिल जाए। तो ये शायद यहाँ जाने के बाद मुझे ब्लैक ऑर्डर से लड़ने का मौका फिर से मिल जाए। तो उसकी बहन बोलती है हाँ, ये जो प्लेस है ना, ये एक रेस्टिंग ग्राउंड है मरे हुए लोगों का, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की आत्मा होती है। तो मोफन बोलता है ओके, गुडू टूम ना, यहाँ मुझे जाना है। वेल अब ये गुडू टूम में क्या होगा ये जानने के लिए आपको